रुद्र अन्या को कहीं गुस्से में कहीं लेके जा रहा था। उसने इतनी कसकर अन्या का हाथ पकड़ा था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर रही थी और साथ ही कुछ टुकड़े उसके रुद्र और दोनों के हाथ में चुभने लगे थे। दोनों के हाथ से खून निकलकर नीचे गिर रहा था। रुद्र के ऐसे करने पर अन्या तो एक पल के लिए सुन पड़ जाती है और कुछ कदम चलने पर उससे होश आता है कि रुद्र की पकड़ का वो अपने हाथों से देखती है, जहाँ उससे अब काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन रुद्र के गुस्से को देख अन्या कुछ कह नहीं पा रही थी। शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए थे। उसका दिल दिमाग ही दोनों सुन पड़ चुका था। रुद्र अन्या को अपने साथ छत की बेक्यार्ड की तरफ ले जाता है और फिर उसका हाथ झटक उससे अपने करीब खींचता है, जिससे अन्या की धड़कनें डर से बढ़ने लगती है। रुद्र अन्या का झुका हुआ सिर अपने दूसरे हाथ से उसके जबड़े चकड़ते हुए ऊपर उठाता है। अन्या उसके ऐसे करने से सीधा उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र की आंखों में नफरत, गुस्सा और साथ ही साथ कुछ पुराने दर्द थे जो अन्या साफ देख सकती थी। रुद्र गुस्से में कहता, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, दूर रहो मुझसे और मेरी जिंदगी से और साथ ही मेरे घर के मामलों से भी। तुम बस यहाँ सिर्फ मेरे दादाजी की ख्वाहिश पे टिकी हो, वरना तुम जैसी तो मैं अपनी आँख उठाकर भी नहीं देखता। मेरे घर वालों के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और खबरदार मेरे या मेरे से जुड़े किसी भी इंसान के अतीत में झांकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही हो ना, यही करो। तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो, धोखा दे सकती हो, पर मेरे सामने ये तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। वक्त खत्म होते ही मैं तुम्हें इस घर और मेरी जिंदगी से ऐसा फेंक दूंगा कि तुम किसी को तुम्हारी कभी याद नहीं आएगी। ये जो अच्छा बनने का यहाँ के ऐसो आराम पर हमेशा के लिए राज करना चाहती हो ना, तो ये बस तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, पैसों के साथ के लिए कुछ भी कर जाए। तुम जैसी का तुम्हें कोई ईमान नहीं होता, आज किसी की तो कल किसी और की। लेकिन जब तक इस चौहान परिवार की बहू होने का नाम तुमसे जुड़ा है, याद रखना इसकी इज्जत में जरा सी भी आ जाए तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी फल होगा। इतना बोल रुद्र झटके से अन्या को छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। रुद्र ने एक बार भी नहीं देखा कि अन्या किस हाल में है। वहीं अन्या रुद्र के शब्द से काफ़ी हर्ट हुई थी। वो बस अपनी धुंधली आंखों से रुद्र को ज़्यादा देख रही थी। बादल काफ़ी जोर से गरज रहे थे। तेज हवाएं जैसे सब कुछ उड़ा कर ले जाने के लिए फिराक में थी। कुछ देर में काफ़ी तेज बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अन्य के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अपने कमरे की खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए खामोश खड़े थे और साथ ही आकाश जी उनके पीछे खामोश से अपने पिता को देख रहे थे। वो दोनों जब से कमरे में आए थे, आकाश जी ने ना कुछ कहा था और ना ही दिग्विजय जी ने कुछ कहा था। दिग्विजय जी बाहर बारिश को देखकर एक दुखी स्वर में कहते हैं, उस दिन भी कुछ ऐसा ही तूफान आया था और हमारे कौशल्या बहू को अपने साथ ले गया। उनका ऐसा कहना आकाश जी की आंखें में नमी तैर गई, जिससे उनकी आंखों के सामने कौशल्या का दर्द भरा चेहरा आ गया। दोनों उस पल जैसे कमजोर पड़ चुके थे। दिग्विजय जी अपने जज्बातों को काबू कर पलटकर आकाश जी से कहते, जरूर है, लेकिन उसमें छुपा दर्द वो चाहकर भी नहीं छुपा पाते। आकाश, अगर तुमने अपनी पत्नी खोया है तो हमने भी हमारी बेटी जैसी बहू खोई है। रुद्र और रेहान ने अपनी माँ खोई है। जिस वक्त रेहान को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने उससे दोषी ठहराकर उसे खुद की नफरत की वजह बना दी है। ये तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी गलती है, जिससे तुम सुधारना नहीं चाहते। और आज तुमने अपने बड़े बेटे से जिस लहजे में बात की, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आकाश जी उनकी बात शांति से सुन रहे थे। वो रुद्र के बारे में सुन कुछ करते हुए कहते, लेकिन पापा, रुद्र ने मेरी कौशल्या का सपना तोड़ना चाहा है। मैं आकाश इतना ही कहते हैं। दिग्विजय जी गुस्से में कहते, रुद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप शायद बोल रहे हैं कि वो जितना फर्क है, गुस्से में हो, लाख बुरा हो, लेकिन अभी उनके अंदर कौशल्या के संस्कार है, आदर्श है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उनकी माँ के नाम को ठेस पहुँचे। और रही बात कौशल्या के आश्रम की, तो उसके आपके जाने के लिए बता देता हूँ कि आश्रम की जमीन के बगल वाले हिस्से में एक दलदल बन चुका है, जो अब आश्रम के लिए खतरा बनते जा रहा है। साथ ही आसपास कुछ ऐसी बीमारी और वनस्पति अभाव के कारण आश्रम से रहने वाले लोगों को खतरा हो चुका है। ये सारी बात जैसे ही रुद्र को पता चलती, उसने आश्रम दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया और साथ ही मुझसे इस बारे में बात की। वो भले ही पुराना आश्रम खाली कर रहा है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को नुकसान के लिए नहीं, उनकी भलाई के लिए। इस बात की खबर सिर्फ और सिर्फ रुद्र और मुझे है। आश्रम में रहने वाले लोगों को कोई डर ना हो, इसलिए ये सारी बात उनसे छुपाई है। रुद्र का इरादा अपनी माँ के सपने को तोड़ना नहीं, बल्कि उससे और फलता फूलता देखना है। आपकी तरह सबको अभी रुद्र गलत लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन ये सारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी, उन्हें तब रुद्र के फैसले पर नाज होगा। दिग्विजय जी अपनी बात पूरी कर आकाश जी की तरफ देखते हैं। वो अभी अपनी सोच में गुम थे। उनके चेहरे के भाव ये साफ बता रहे थे कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अपने इतने सालों के दर्द के पीछे उससे दबते हुए वो फिर से अपने कहते हैं, लेकिन ये सारी बात उससे मुझे कहनी चाहिए। आखिर वो आश्रम मेरे देखरेख में है, उसने मुझसे पूछा तक जरूरी नहीं समझा। उनकी बात सुन दिग्विजय जी उनकी बेवकूफ़ी पर हल्का सा हंस देते। वो समझ जाते कि इतने सालों के रिश्तों में पड़ी धूल ऐसे अचानक तो नहीं धुलने वाली। अब चाहे रुद्र लाख सही, लेकिन धूल पड़े चश्मे से वो तो सब धुंधला ही दिखेगा। वो ये सुन आकाश जी को देख कहते हैं, उसने मुझसे पूछा था और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरे फैसले पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। दिग्विजय जी का
ये कहना आकाश जी को निष्पन्न कर देता है। वो हर फैसले को नकार सकते थे सिवाय अपने पिता के। आकाश जी अपना सिर हाँ में हिलाते और वहाँ से चला जाते हैं। दिग्विजय जी आज से ये सब देख काफ़ी हर्ट थे, अंदर से परिवार के लिए टूट नहीं सकते थे। वो वहीं बेड पर आकर लेट जाते हैं। रुद्र अपने कमरे में काफ़ी बेचैन सा खड़ा था। जब से उसने अन्या को भला बुरा कहा था उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस हक से अन्या को इतना सुनाया। आखिर जब वो उसके लिए मायने नहीं रखती तो फिर वो किस हक से अन्या के हर छोटी छोटी हरकत पर रिएक्ट करता है। उसका अन्या के करीब किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं था और ना ही किसी का छूना उसे बर्दाश्त है, ना अन्या को खुद से दी हुई तकलीफ बर्दाश्त है। उस दिन अन्या के दिग्विजय जी से उससे अतीत से जुड़ा सवाल सुनते ही उसे एक अनजाना डर लग रहा था कि अन्या कहीं उसके दर्द और तकलीफ से रूबरू ना हो जाए। इसलिए उसने दिग्विजय जी को मना कर दिया कुछ भी कहने को। उसका दिल कर रहा था कि वो जाए और अन्य के पास उसके सीने से लगकर अपने सब कहे गए शब्दों के लिए माफ़ी मांगे। रुद्र खुद जानता था कि वो कितनी साफ दिल की है और उससे जैसा कोई नहीं है। वो डरता था अपने जज्बातों को बयां करने से वो कमज़ोर पड़ जाएगा। वो सारे शब्द रुद्र अन्य को नहीं बल्कि खुद को समझा रहा था ताकि वो अपने जज्बातों अन्य के लिए बदल सके, उससे नफरत कर सके। यही सब सोच रुद्र काफ़ी बेचैन था। उससे आज खाली कमरा काट रहा था। रुद्र से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो क्लोजेट से एक महंगी वाइन की बोतल निकालकर सोफे पर आ जाता और एक ही बार में आधी बोतल गटक जाता है। रुद्र नशे में था लेकिन उसने पानी नहीं पिया था। सॉरी मापना दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उस हिसाब से गले में खराश वगैरह हो रही है, तो फिर भी मैं आपके पास कहानी भेजने की कोशिश कर रही हूँ। तो बीच बीच में दिक्कत हो तो उसको इग्नोर कर देना प्लीज़। रुद्र नशे में था लेकिन उसने पीना बंद नहीं किया और नशे में बेहोश हो गया। आज काफ़ी सालों बाद रुद्र ने अपनी ऐसी हालत की थी। सुबह का वक्त दिग्विजय जी और रेहान खामोश हॉल में बैठे थे। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों से आते रुद्र पर पड़ी। वो रेडी होकर ऑफिस जा रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं लेकिन लाल आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोया नहीं था। रेहान रुद्र को देखकर गुड मॉर्निंग विश करता है लेकिन रुद्र सबको इग्नोर करके वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी सबके कानों में दिग्विजय जी की आवाज़ आती है जिससे उसके जाते कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। रुद्र जाने से पहले नाश्ता तो कर लो। रुद्र बिना बर्थडे ही कहता है, नहीं दादाजी मुझे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मैं नहीं रोक सकता। रुद्र कार में बैठ वहाँ से निकल जाता है। रुद्र अपना सिर सीट पर टिकाकर एक ठंडी सांस भरता है। उसने जानबूझकर दिग्विजय जी की बात टाल दी थी ताकि उसका सामना अन्य से ना हो। इस वक्त वो गिल्टी फील कर रहा था। उसके अंदर अन्य का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वहीं दिग्विजय जी रुद्र के जाने के बाद अपने मन में कहते हैं, जानता हूँ कल की बात आपके दिल को दुख पहुंचाए लेकिन ये भी जानता हूँ आप इतने कमजोर नहीं हैं कि आपको कोई हिला सके। एक नौकर सबको नाश्ते के लिए बुलाता है। तभी रेहान कहता है, वैसे भाभी कहाँ है, मुझे रात से दिखाई नहीं दी। भी एक नौकर अपने चेहरे पर घबराहट लिए हड़बड़ाते हुए उनके पास आकर कहता है, साहब 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 वो ऐसे बोलते हुए वो छत की ओर इशारा करता है। उसको इतना घबराए देख अभी उससे शांत करते हुए कहता है, क्या हुआ तुम ऐसे इतना घबराए क्यों हो, क्या बात है, साफ साफ बोलो। नौकर घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, साहब वो छोटी मालकिन छत पर बेहोश पड़ी है, वो कुछ नहीं बोल रही है। उसका इतना कहना कि रेहान के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर जाता है। वो घबराहट से उस नौकर के दोनों कंधों को लगभग झंझोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी को, कहाँ है वो। नौकर रेहान के से रिएक्ट करने पर काफ़ी सहम जाता है। उसके मुंह से कुछ बोल नहीं फूटते, बस उंगलियों से ऊपर की ओर इशारा करता है। रेहान ये देख जल्दी से उस नौकर को झटक कर ऊपर की ओर भागता है। उसके पीछे तवीस और रबी भी घबरा कर भागते हैं। दिग्विजय जी भी अपने बूढ़े कदमों से अपनी रफ्तार से भी आधी मात्रा में चलते हैं। रेहान घबराते हुए छत पर आता है और इधर उधर अन्या को देखने लगता है। नौकर रेहान को बैकयार्ड के साइड ले जाता है। रेहान ने जब अन्या को छत पर बेहोश देखता है तो घबरा जाता है। वो जल्दी से भागकर अन्या का सिर अपने एक हाथ में उठाकर अन्या के चेहरे को थपथप कर उसे पुकारने लगता है, भाभी क्या हुआ आपको, भाभी उठो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो भाभी। अभी और तवीस भी अब तक अन्या के पास आ चुके थे। अभी अन्या की पल्स को और सेंस चेक करता है। वह कहता है, भाभी की सेंस और धीमी चल रही है और काफ़ी तेज बुखार है। तवीस भी अन्या की हालत देखकर कहता है, भाभी के कपड़े भी गीले, मतलब वो कल रात से यही है बारिश में। रेहान ये सब सुन और घबरा जाता है और अन्या के सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, भाभी आपको कुछ नहीं हो सकता, माँ के जाने के बाद अब मैं आपको नहीं खो सकता, कुछ नहीं होगा आपको। रेहान चीख कर कहता है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, भाई को भी बुलाओ। अभी रेहान को शांत करते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, आती ही होगी, हम भाभी को पहले ही नीचे लेकर चलते हैं। तभी रेहान की नज़र अपने हाथ में लगे खून पर जाती है। ये देखो घबरा जाता है, ये कौन अन्या के सिर से बह रहा था। एम्बुलेंस अब तक नहीं आई थी। अभी ने अन्या को अपनी गाड़ी में ले जाने को सोचा। सब जल्दी से अन्या को हॉस्पिटल रवाना हो गए। दिग्विजय जी को संभालकर तभी दूसरी कार में ले आया। इस वक्त दिग्विजय जी का दिल काफ़ी घबरा रहा था। उनके जहन में बारिश और उससे जुड़ी अतीत का वो ना मिटने वाला डर था। एक बार फिर ना हो कि इतिहास दोबारा लौट आए। अन्या को लेकर रेहान और अभय हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। रेहान पीछे बैठकर कब से अन्या को पुकार रहा था, भाभी भाभी आँख खोलो ना, भाभी आप इससे शांत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, उठो भाभी, एक बार आँखें खोलो प्लीज़ भाभी। अब रेहान कुछ रोसा हो गया था। उससे अन्या की इसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके आंसू अन्या के चेहरे पर गिरकर उसे भिगो रहे थे। अभी बैक व्यू मिरर से रेहान को ऐसे देख उससे हौसला देते हुए कहता, रेहान शांत हो जाओ, भाभी को कुछ नहीं होगा।
हम 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम रुद्र को फ़ोन करो, उसे जल्दी हॉस्पिटल आने को कहो, वहाँ उसकी ज़रूरत होगी। अभी की बात सुन रेहान खुद को शांत करते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए अपना पॉकेट टू टटोलता है। उसे अपना फ़ोन ना मिलता देख अभी उसे अपना फ़ोन पास करता है। रेहान 2-3 बार ट्राई करता है, रुद्र का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। भाई का फ़ोन नहीं लग रहा है। अब रुद्र को फ़ोन न लगते देख रेहान वापस से कुछ घबरा जाता है। अभी उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ रेहान, तुम अमन को कॉल करो, हॉस्पिटल हम बस पहुँच गए हैं। रेहान हाँ में सिर हिलाते हुए अमन का नंबर डायल करता है। फुल रिंग पर भी जब अमन फ़ोन नहीं उठाता है तो रेहान फ़ोन साइड में रख देता है। अब तक कार हॉस्पिटल के आगे रुक चुकी थी। रेहान और अभी अन्या को लेकर अंदर भागते हैं। अभी ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था कि इसलिए बिना किसी देरी के अन्या को सब इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। इस वक्त रेहान हद से ज़्यादा घबराया हुआ था। अभी उसे हौसला देता है। अब तक दिग्विजय थी और तविश भी हॉस्पिटल पहुँच गए थे। सब अन्या के हालत जानने के लिए बेकरार थे, पर जब तक डॉक्टर उसे चेक कर बाहर नहीं आ जाते कोई कुछ नहीं कर सकता था। पल पल एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। अन्या की फिक्र के चलते अब किसी को रुद्र को इन्फॉर्म करने का सुध भी नहीं रहा। 15 मिनट के बाद डॉक्टर अन्या को चेक कर बाहर आते हैं। सब उनके पास आते हैं। डॉक्टर काफ़ी गंभीर स्वर में कहता है, पेशेंट की हालत अभी ठीक नहीं है, लंग्स में काफ़ी पानी चला गया है जिससे हम उनके अंदर से निकलने होंगे। सिर पर भी काफ़ी गहरी चोट लगी है, पर बारिश में भीगने की वजह से उसके नर्वसेस डैमेज नहीं हुए हैं। कुछ टेस्ट अभी बाकी हैं, के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर नर्स के हाथ में डॉक्यूमेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इस फॉर्म पर साइन करवा दे ताकि हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सकें। वैसे इनके पति डॉक्टर का रुद्र के बारे में पूछने पर सब एक दूसरे को देखते हैं। अभी जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर कहता है, हम अभी बुलाते हैं उसे। अभी तुरंत कुछ साइड में होकर रुद्र को कॉल करता है, लेकिन अभी उसका फ़ोन नॉट रीचेबल था। अभी ने जियान को भी कॉल किया, लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं लग रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है। दिग्विजय जी उसकी परेशानी बात कर उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ? अभी कहता है, दादाजी रुद्र का फ़ोन नहीं लग रहा है। दिग्विजय जी भी ये सुनकर परेशान स्वर में कहते हैं, ये लड़का भी एक काम करो, जियान को अभी उनकी बात पूरी करने से पहले ही सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने उसे ही ट्राई किया। पर दिग्विजय जी ये सुन अपना फ़ोन निकाल कर अमन का नंबर डायल करते हैं। अमन जो कि ऑफिस में काफ़ी बिजी था, दिग्विजय के कॉल देगा शेष हो जाता है। वो जल्दी से अपने सारे काम छोड़कर जल्दी से फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो। अमन की आवाज़ सुना दिग्विजय जी सीधे लहजे में कहते, रुद्र कहाँ है, फ़ोन दो उसे। दिग्विजय जी की आवाज़ सुन मैं इस वक्त सकती थी कि अमन उनकी बात सुन एक पल के लिए जवाब देना ही भूल गया, लेकिन जल्दी खुद को संभाल के कहता है, वो दादाजी बॉस तो सिटी से बाहर गए हैं, वो आश्रम की ज़मीन जो फाइनल की थी उस सिलसिले में उनका फ़ोन भी वहाँ काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं है, कोई बात है क्या? अमन की बात सुन दिग्विजय जी और भी ज़्यादा परेशान हो जाते। वो अमन को आदेश देते हुए कहते हैं, अभी के अभी किसी को रुद्र को यहाँ लाने के लिए भेजो, उससे बोलना कि दादाजी ने तुरंत उससे वापस बुलाया है। इतना बोल दिग्विजय जी कॉल कट कर देते हैं। अभी परेशान स्वर में कहता है, तो अब क्या करें दादाजी, अगर रुद्र का इंतजार करेंगे तो कहीं देर। दिग्विजय जी उसके बात बीच में काटक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जल्दी से डॉक्टर की तरफ वो कदम बढ़ाते हैं। अभी भी उनके पीछे होता है। दिग्विजय जी डॉक्टर से गंभीर स्वर में कहते हैं, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो शुरू करें, फॉर्म हम फिल कर देंगे। डॉक्टर उन्हें देख असमंजस में कहता, आप क्या रिश्ता है पेशेंट से आपका? दिग्विजय जी कहते, मैं उसका दादा हूँ। डॉक्टर नरमी से कहते हैं, माफ़ करिएगा मिस्टर चौहान, लेकिन फॉर्म पर पेशेंट के पति या उनके पिता वो ही साइन कर सकते हैं। अगर उनके पति नहीं आ सकते तो आप उनके पिता को बुला दें। डॉक्टर का ये कहना सबको परेशानी में डाल देता है। अब अन्य के पिता इतनी जल्दी यहाँ कैसे ला सकते हैं, और रुद्र वो कब आएगा किसी को कोई खबर नहीं थी। तभी डॉक्टर फिर से कहते हैं, देखिए हमें जल्दी करना होगा, आप पेशेंट्स के पिता को बुला दें। क्या वो यहाँ? डॉक्टर इतना ही कह पाते हैं कि सबके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, मैं हूँ पेशेंट्स का पिता। उस आवाज़ सुन सबकी नज़र सामने की ओर जाती है, जहाँ आकाश जी तेज कदमों से चलकर आ रहे थे। उनके चेहरे पर अन्या के लिए फिक्र और घबराहट साफ दिख रही थी। जब ये सब हुआ तब आकाश जी घर पर ही थे। घर में शोर सुन वो अपने कमरे से बाहर आते हैं। तभी उनकी नज़र रेहान की गोद में बेहोश अन्या पर पड़ती है। वो कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते उससे पहले सब अन्या को लेकर वहाँ से चले गए थे। आकाश जी को एक नौकर से पूछने पर सब उनको सारी बात पता चलती है। अन्या की हालत देख आकाश जी खुद को रोक नहीं पाते और सीधा हॉस्पिटल चले आते हैं। आकाश जी नर्स से फॉर्म लेकर तुरंत साइन कर देते। सबकी नजरें इस वक्त आकाश जी पर टिकी थी। आकाश जी ये सब शौक थे। जो इंसान खुद के बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, न किसी रिश्ते पर अब यकीन रखता था, वो आज खुद सामने से अन्या जो कि उनके लिए एक अनजान थी उससे अपनी बेटी मान रहे थे, उसे एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ रहे थे। ये सब के लिए हैरत की बात थी। आकाश जी किसी की नज़रों की परवाह किए बिना फॉर्म साइन कर डॉक्टर से फिक्र से कहते हैं, डॉक्टर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर उनकी आंखों में अन्या के लिए परवाह देख उनके कंधे पर विश्वास से हाथ रखकर कहते हैं, रिलैक्स, वी विल डू आवर बेस्ट। इतना बोल वो नर्स को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर वापस से अन्या के कमरे में चले जाते हैं। आकाश जी वहीं दीवार के पास खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में भी कुछ नमी थी। दिग्विजय जी आकाश जी के कंधे पर एक विश्वास के साथ हाथ रखकर उन्हें सब कुछ ठीक होगा ऐसा हौसला देते हैं। रेहान, अभय, तवीस, दिग्विजय जी और आकाश जी सब अन्या के लिए बस मन ही मन में दुआ कर रहे थे। अभी रुद्र का फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा था। रेहान की आंखों में आंसू थे। वो आज से पहले कभी इतना नहीं घबराया था, शायद इसलिए क्योंकि अन्या से उसको एक अलग रिश्ता था। जो प्यार, ममता, लाड उसे बचपन में नहीं मिला था, वो अन्या के आने पर मिला था। उसे हर पल ये एहसास होता था कि कोई है उसके साथ जो बिना कहे
उसकी दुख समझ जाएगा और बिना कुछ कहे अपना ममता भरा हाथ उसके सिर पर रखे देगी। वो अन्या को खोना नहीं चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं रेहान खुद की किस्मत को ही दोष ठहरा लेगा। आखिर उसकी ही किस्मत में माँ की ममता का लाड प्यार नहीं था। बस बेसब्री से अब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। 1 से 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर अपने चेहरे पर परेशानी की भाव लिए बाहर आते। उनका चेहरा ही सबको घबरा देता है। रेहान भागकर डॉक्टर के पास आकर कहता है, डॉक्टर मेरी भाभी कैसी, वो ठीक है ना? डॉक्टर सकी घबराहट देकर उसे शांत करते हुए कहते, रिलैक्स, सी इज़ फाइन फॉर नाउ बट। अन्य ठीक है, ये जान सब राहत की सांस लेते हैं कि उनका बट कहना साथ ही परेशानी के भाव चेहरे पर दिखने सब वापस टेंशन में आ जाते हैं। दिग्विजय जी जल्दी से डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बट क्या? डॉक्टर उनकी बात सुन कुछ संकोच रहे थे। अभी भी बीच में कहता है, एनीथिंग रॉन्ग डॉक्टर्स, जल्दी बताइए क्या हुआ है? डॉक्टर सबके घबरा हुए चेहरा देखकर एक ही सांस लेकर कहते हैं, देखिए हमसे जितना बन पाया हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दवा और ट्रीटमेंट से ज़्यादा जरूरी पेशेंट्स की विल पावर है, जो इस वक्त पेशेंट्स के अंदर बिल्कुल नहीं है। वो हमारे ट्रीटमेंट का जैसे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। उन्हें काफ़ी हाई फीवर होने की वजह से अब ज़्यादा मेडिसिन की डोज भी नहीं दे सकते। ये पेशेंट्स की जान पर भी खतरा हो सकता है। अगर पेशेंट्स को लास्ट 15 से 18 घंटे में होश नहीं आता है देन बोल डॉक्टर रुक। सबके चेहरे देखने लगते हैं जो उनकी बात सुन सफ़ेद पड़ चुके थे। तभी रेहान घबराते हुए, देन वाट डॉक्टर? डॉक्टर कहता, देन इट विल वेरी डेंजरस, हर सर्विंग चांस विल बिकम वेरी लो। ये सुन रेहान एकदम से चेयर पर गिर जाता है। उसे अब ये डर अंदर ही अंदर खा रहा था। डॉक्टर अपनी बात कह कर सबकी आंखों में डर छोड़ वहाँ से चले गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करें, सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते थे। ये लड़ाई अन्याय की थी जिसे उसे खुद लड़ना थी, लेकिन शायद वो लड़ना नहीं चाहती थी। शायद उसकी जीने की इच्छा ही मर गई थी। सब अब बस भगवान से अन्या के ठीक होने की दुआ मांग रहे थे। बीते वक्त के साथ सबके अंदर का डर बढ़ते जा रहा था। रेहान तो बस बेसुध सा बैठा था। तभी सौरभ उसको संभाल रहे थे। आकाश जी आज अन्या की ज़िंदगी की भीख मांगने 25 साल बाद मंदिर की चौखट पर पहुंचे गए थे। पूजानी जी के जाने के बाद में आकाश जी को अब किसी चीज़ की चाह ही नहीं रही और साथ ही भगवान से बेर कर बैठे थे। लेकिन आज सिर्फ अन्या के लिए वो फिर से भगवान के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े थे। अब तक रुद्र से ना बात हुई थी ना हॉस्पिटल आया था। अमन ने अपने आदमी से भी भेजे रुद्र को इन्फॉर्म करने के लिए, पर जब तक वो वहाँ पहुंचे रुद्र वहाँ से निकल चुका था। कहाँ किसी को कोई खबर नहीं थी। सब अन्या के रूम के बाहर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। किसी को इस वक्त किसी चीज़ का होश नहीं था, ना भूख की और ना ही प्यास की और ना थकान की। सूर्य भी अन्या के बारे में सुन सब कुछ छोड़कर वहाँ आ गया था। वो भी बेसब्री से अन्या के होश में आने का इंतजार कर रहा था। बैठे बैठे दिग्विजय जी की हालत खराब होते देख सबने उन्हें घर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसलिए अभी भी दिग्विजय जी को हॉस्पिटल के ही टेस्टिंग रूम में रहने की सलाह दी और वहाँ चले गए। कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल के थे। सबकी नज़रें अन्या के कमरे के दरवाजे पर थी। बस कोई एक छोटी सी शीशे की खिड़की से अन्या को देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आंधी रात के करीब रुद्र घर आता है। वो कार से निकल बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर जाता है। रुद्र जैसे ही हॉल में जाता है इतनी शांति देख उससे अजीब सा महसूस होता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रहे अमन पर पड़ती है। अमन रुद्र का इंतजार करते करते बैठे बैठे सो गया था। रुद्र के जूतों की तेज आवाज़ से अमन की नींद टूट जाती है। वो रुद्र की आड़ अच्छे से जानता था, इसलिए जल्दी से मुड़कर अपने सामने देखता है तो रुद्र उससे ही घूर रहा था। अमन जल्दी से खड़ा होकर हर बरहत में कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मीन गुड नाइट सर। मेरा मतलब है कि वो अमन के इसे ऊट पटांग हरकत देख रुद्र से घूरते हुए पूछता, तुम मुझे ये बोलने तो आधी रात को यहाँ नहीं आए होंगे? इतना बोल रुद्र अपने कदम ऊपर जाने के लिए जैसे ही बढ़ता है कि अमन खुद की बात को सही करते हुए कहता है, यस सर, मैं ये बोलने नहीं आया था, वो तो मैं आपका वेट कर रहा था। मुझे पता चला कि आप घर आ रहे हैं तो मैं यहीं आ गया आपको ये बताने की मैडम की हालत बहुत सीरियस है और दादाजी ने आपको बहुत फ़ौरन हॉस्पिटल बुलाया। ये सुन रुद्र के बढ़ते कदम जैसे हवा में ही रुके। उसका दिल जो सुबह से बेचैन था अन्य के बारे में सुन थम सा गया था। वो अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहता है, क्या कह रहे हो? अमन रुद्र को सारी बात बताते हुए कहता, सर मैडम आज सुबह सबको छत पर बेहोशी मिली और डॉक्टर ने सारे ट्रीटमेंट कर लिए, लेकिन उन्हें अब तक होश नहीं आया। डॉक्टर का कहना है कि अगर अगले कुछ घंटों में होश नहीं आया तो मैडम की जान खतरे में पड़ जाएगी। दादाजी सुबह से आपको ढूंढ रहे थे, ना आपको फ़ोन मिल रहा था और ना ही कोई खबर मिल रही थी। दादाजी ने मुझे ऑर्डर दिया जैसे कि आप मिले आपको तुरंत हॉस्पिटल भेजूँ। अमन रुद्र की सारी बात सुन अमन रुद्र को सारी बात बताकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन रुद्र था जो कहीं गुम ही हो गया था। अभी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे। तभी अमन रुद्र के जवाब का इंतजार करते हुए कहता, सर मैं गाड़ी निकालूं हॉस्पिटल चलने के लिए? रुद्र अपनी कड़क अंदाज में कहता, नहीं। रुद्र के ये कहने पर अमन सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके कान बज रहे हैं, कहीं वो नहीं सुन रहा है। इसलिए वो एक बार फिर अपनी गलती को दूर करने के लिए कहता है,
क्या सर, मैंने कुछ गलत सुन लिया है क्या? आप हाँ कह रहे हैं और मैंने नहीं सुना है। उसका इतना कहना रुद्र गुस्से में भरी निगाहों से उस पर डालते हुए कहता है, नहीं का मतलब नहीं होता है, हम कहीं नहीं जा रहे। इतना बोल रुद्र ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अमन तो अपना मुंह खोल बस रुद्र को ही देखता रहता है। वो मन में सोचता है, आखिर उसका बॉस कैसा इंसान है, माना कि दिल नहीं है उनके पास, लेकिन अपनी खुद की बीवी को वहाँ हॉस्पिटल में ऐसे हालत में छोड़कर वो एक बार उससे मिलने तक नहीं जाना चाहता। आखिर ऐसा कौन करता है? उनका पूरा परिवार मैडम के लिए परेशान है, पर उसके बॉस को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे बेदिल इंसान उससे आज तक नहीं देगा। ऐसा ही सोच में अमन घूम रहा था कि उसके कान में रुद्र की आवाज़ पड़ती है, अमन मैं वापस आ गया हूँ। ये बात अभी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, वरना अंजाम। इतना बोल रुद्र अपने कमरे की ओर चला जाता है। अमन तो बस रुद्र को ताकते रह जाता है। उससे अपने बॉस के इस बेदिल पर आज पहली बार काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं रुद्र अपने कमरे में सोफे पर टिक अपनी आंखें बंद कर बैठा था। उसके चेहरे में अभी कल रात की बातें घूम रही थी। वो जानता था कि अन्य की ऐसी हालत का जिम्मेदार वो खुद ही है। वो खुद सोच जैसे ही अपना फ़ोन निकालता है तो काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेज देख वो जरा सा भी बेचैन नहीं होता। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी का कॉल बैक कर सके। उसकी नज़र एक वॉइस मैसेज पर है जो रेहान ने भी उसे भेजा था। रुद्र उसे रिप्लाई करता है, भाई कहाँ हो आप, जल्दी आ जाओ। भाई भाभी को भी आपकी ज़रूरत है, देखो ना कितनी देर से सो रही है, अब तक नहीं उठ रही है। आप एक बार उन्हें बोलना, वो आपकी बात नहीं टालेगी। प्लीज़ भाई आ जाओ ना, मुझसे भाभी की हालत देखी नहीं जा रही है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी माँ को नहीं देखा भाई, न उसका ममता भरा स्पर्श महसूस किया था, पर भाभी के आने से वो कमी भी पूरी हो गई थी। लेकिन आज फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब मुझसे छीन रहा है। भाई बहुत डर लग रहा है, आप जहाँ भी हो आ जाओ। आई प्रॉमिस उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूँगा, मैं डेली मेहनत करूँगा, लेकिन बस आप आ जाओ। भाभी को फिर से ठीक कर दो प्लीज़ भाई प्लीज़। इतना बोलते बोलते रेहान का गला रो गया था। रुद्र रेहान की बात सुन पड़ जाता है। आज से पहले ही शायद उसने रेहान को ऐसे कमज़ोर पड़ते देखा था। शायद आकाश जी की कितनी ही कड़वी बातें भी रेहान को ऐसे तोड़ नहीं पाई थी जितना आज अन्या के इसी हालत में कर दिया था। आज तक रेहान सिर्फ रुद्र के लिए इमोशनल था, लेकिन अन्या के लिए वो रुद्र से भी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। उसने कभी रुद्र को भी इससे भी बुरी हालत में देख इतनी नहीं टूटा जैसा आज उसने अन्या के लिए टूट गया था। रुद्र सोफे पर बैठा बैठा अपने सोच में घूम रहा था। अपने दिलो दिमाग में इस वक्त वो जंग कर रहा था, अपने जज्बातों से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेहान अन्या के रूम में उसका हाथ पकड़ बैठा था कि तभी एक नर्स आती है और रेहान को कुछ कहती है, देखिए आप बाहर जाइए, मुझे कुछ ड्रिप लगानी है, पेशेंट को और ज़रूरी रेस्ट भी करनी है, आप बाहर वेट करिए। नर्स कैसे बोलने पर रेहान एक नज़र अन्या को देख हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, भाभी की हालत ठीक है, इनको होश कब तक आएगा? नर्स उसका परेशान सा चेहरा देख नरमी से कहती, देखिए मैं भी कुछ नहीं कह सकती, आप डॉक्टर से बात कर लें। रेहान उसकी बात सुन बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। नर्स जल्दी से कर्टन लगाती है और अन्या के रूम का एक बैग डोर खोलकर सामने खड़े इंसान को देख काफ़ी अदब से कहती, सर कोई नहीं है, अब आप अंदर आ सकते हैं। वो आदमी अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए बस चुपचाप अन्या के कमरे के अंदर चला जाता है। नर्स भी वहाँ से उस डोर को बंद करके बाहर वेट करने लगती है। वो आदमी धीरे कदमों से चलकर अन्या के बेड के पास आता है। एक आदमी अन्य के कमरे में चुपचाप एंटर करता है। वो शांत सा अन्य के बेड के पास आकर चलकर आता है और वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। अन्य को मुरझाया हुआ चेहरा देख उसका दिल मानो अंदर से टूट रहा था। अन्य चेहरे को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही साथ तो में ड्रिप के साथ दो और माथे पर हाथों और उंगलियों पर पट्टी बंधी थी। वो आदमी शांत सा बस अन्य के चेहरे को देख रहा था। ये कोई और नहीं रुद्र था। उसने लाख अपने दिल से बगावत करनी चाहिए, लेकिन अंत में वो हार गया। उसका दिल कब से अन्य को देखने के लिए बेकरार था। वो अपने जज्बातों से लड़ते लड़ते कब शायद रुद्र थक चुका था। वो धीरे से अन्य के पास बैठ काफ़ी जेंटली उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। रुद्र अन्य के हाथों को प्यार से अपने गालों से छूता हुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है और देखते ही देखते उसका दिल बाहर आता है। रुद्र को पता ही नहीं चलता 25 सालों में आंसू से ने इजाज़त नहीं दी थी रुद्र को अपना दर्द बयां करने की, पर आज सिर्फ अन्य के लिए अपने जज्बात जाहिर करने के लिए बाहर आ गए। रुद्र अब भी खामोश बस अन्य को ही देख रहा था। वो जानता था कि उसकी वजह से अन्य इस हालत में है। उसने ही उसे इतना तोड़ दिया कि अन्य अपनी ज़िंदगी से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन रुद्र ने वो सारे कड़वे शब्द भले ही अन्या को कहे, पर चोट खुद के दिल को देने के लिए, ताकि जो दिल अब अन्या के हनी से कहीं ना कहीं धड़कने लगा था वो वापस से पत्थर बन जाए। वो नहीं चाहता था कि उसके ज़िंदगी में अब कोई भी शामिल हो, लेकिन न चाहते हुए भी अन्य हो चुकी थी। उसके न होने या होने से रुद्र को फ़र्क पड़ता था। उसकी खुशबू अपने कमरे में होने से अब रुद्र को सुकून की नींद आती थी। रात को अन्य धड़कन का शोर रुद्र के लिए रात रात की तरह था। उसका वो मासूम चेहरा रुद्र की दिन भर की थकान एक पल में गायब हो जाती थी। रुद्र ने भी कभी अपने जज्बातों को समझना नहीं चाहा, लेकिन अब वही जज्बात उसे अन्य की तरफ खींच रहे थे और अतीत के कुछ अनकहे पन्नों को दर्द रुद्र को इस कदर सख्त बना दिया था कि वो ना चाहते हुए भी अन्य को हट कर देता है। रुद्र अभी खामोशा उसे देखता रहा, फिर अन्य के सिर की तरफ झुककर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में कहता है,
उड़ जाओ वाइफी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, उड़ जाओ। इतना बोल कुछ आगे बढ़ जाता है। अन्या के माथे को चूम लेता है। उसके स्पर्श से अन्या के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। जैसे ही रुद्र उठने होता है, अन्या अपनी उंगलियां हिलाते हुए जो कि रुद्र के हाथ में थमी थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। रुद्र जो जाने ही वाला था अन्या में हलचल देख वापस से उसकी तरफ पलटा। अन्या को अपनी आंखें खोलता देख रुद्र के दिल की खुशी लहर दौड़ जाती है। वापस से उसके पास झुककर उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि अन्या एक दो बार पलके झपकाकर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देख रुद्र उसका गाल थपथपाते हुए उसे पुकारता है, वाइफी उठो, एक बार और आंखें खोल दो ना प्लीज़, मेरे लिए प्लीज़। इतना बोलो एक बार। फिर अन्या के माथे को चूम लेता है। अब तक नर्स आ चुकी थी। रुद्र की ये बातें सुन कहती है, सर आपको अब जाना होगा, मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है इनके चेकअप के लिए। और उसके इतना कहते ही रुद्र की गुस्से वाली नजरें उस पर दौड़ाता है और तो डॉक्टर को बुलाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं उससे घबराती हुई कहती, सर आप ही ने कहा था कि आपके यहाँ होने को इसको पता नहीं चलना चाहिए। अगर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो सबको पता चल जाएगा। और उसके ये कहने पर रुद्र को लालच होता है कि अभी वो अपने जज्बातों में बह रहा है, इसलिए वो जल्दी से खुद को काबू कर अन्य के माथे को प्यार से सहलाकर वहाँ से निकल जाता है। नर्स तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर भागते हुए अन्य के कमरे में आते हैं, जिसे देख बाहर बैठे सोरी, रेहान, तभी सभी और सब घबरा जाते हैं। वो अब डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर 10-15 मिनट बाद अन्य को चेक करके नर्स को कुछ इंजेक्शन देते हुए बाहर आते हैं। सब डॉक्टर को बाहर आता देख उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, डोंट वरी, सी इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन फीवर के वेलनेस के कारण फिलहाल कमजोरी रहेगी, इसलिए दवा देकर उन्हें सुला दिया है। कल सुबह तक वो होश में आ जाएगी, तब आप सब उन्हें मिल सकते हैं। डॉक्टर का ये कहना सबके चेहरे पर राहत की लकीर दिखने लगी। रेहान तो इतना खुश हो गया कि उसने डॉक्टर को हग करते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उसके इस जेस्टर पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। तभी दिग्विजय जी को इन्फॉर्म करने वहाँ से चला गया। अब एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, पता नहीं कि ये रुद्र कहाँ है। इतने मैसेज और कॉल्स किए लेकिन किसी का भी आंसर नहीं दिया। उसे इस वक्त अपने सारे काम छोड़कर यहाँ होना चाहिए था। सूर्य बे के कंधे पर हाथ उसे शांत रखने को कहता है, शांत बे, आई एम श्योर भाभी की हालत के बारे में जैसे ही रुद्र को पता चलेगा वो सबसे पहले ही यहीं आएगा। तभी भी कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अपने अतीत से रुद्र भाभी को जोड़ उन्हें खुद से अलग करना चाहता है। उसने तो अभी तक भाभी को सबके सामने अपनी पत्नी तक नहीं माना है। सूर्य भी की बात सुन गहरी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो भले ही उसने सबके सामने कबूल नहीं किया पर अपने दिल में भाभी को अपनी पत्नी कबूल कर चुका है और बहुत जल्द सबके सामने भी करेगा। फिर एक वैसे में अंदाज में कहता है, लेकिन शायद उसके लिए हमें उंगली जरा रेडी करनी होगी। ये सुना भी असमंजस में सूर्य को देखता है तो सूर्य एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उससे देखता है। फिर अपने पेट पर हाथ रखकर बोली सूरत बनाते हुए कहता है, चल भाई कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद कुछ सोचेंगे। सब लोग कैंटीन में खाना खाने चले गए। वहीं रुद्र अपनी कार के बाहर खड़ा कब से काले आसमान को देख रहा था। उसे अन्या का चेहरा याद आ रहा था। रुद्र को अपने जज्बात जाहिर करने की बिल्कुल नहीं आते थे, इसलिए उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो फील कर रहा है अन्या के लिए वो क्या है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिसे देख रुद्र कुछ राहत की सांस लेता है। अन्या बिल्कुल ठीक है, ये जान के उसके दिल को इतना सुकून मिल रहा था कि वो बता नहीं सकता था। आज रुद्र ने अपने जज्बातों में बहकर अन्या को अपनी वाइफ पुकारा था, जिसका आज रुद्र को कोई गिला नहीं था। उसने मन ही मन अन्या को तब से अपनी बीवी माना था जब से उसके मांग में वो सिंदूर भरा था, लेकिन आज उसने खुद से कबूला था। अब अन्या और दुनिया के सामने कबूलना बाकी था। रुद्र वैसे ही हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा। उसकी नज़र अन्या के रूम की खिड़की पर थी। वो अंदर जाना तो चाहता था लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है और बस ऐसे ही सुबह हो गई। अन्या के चेहरे पर रोशनी की किरणें गिरने से उसकी पलकें हिलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब धुंधला दिख रहा था, सबके कारण वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। स्लिंग और अपने आसपास की चीज़ों को देख रही थी। डॉक्टर अन्या को चेक कर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब आप कैसा फील कर रही हैं। अन्या का डॉक्टर की आवाज़ सुन उनकी तरफ देखती है और फिर अटकते हुए कहती ठीक कर रही हूँ डॉक्टर। डॉक्टर अन्या का जवाब सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, ऐसे आपकी फैमिली आपके लिए काफ़ी विरियड है, आप रेस्ट करें, मैं उन्हें अंदर भेजता हूँ। इतना बोलकर तो डॉक्टर बाहर चले गए। रेहान सबसे पहले भागता हुआ अंदर आता है। जैसे ही अन्या को देखता है तो वो झट से उसे गले लगा लेता है। कितना डरा दिया था आपने भाभी, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। अन्य रेहान को खुद के लिए इतना इमोशनल देख उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उससे शांत करने के लिए कहती है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बेकार में डर गए। तभी अन्य की नज़र रेहान के पीछे खड़े तवीज़ पर जाती है तो वो कुछ सोच रेहान का मूड लाइट करने के लिए आगे कहती है, अभी तो तवीज़ की लीला की शादी में भी हम दोनों को नाचना है। अन्य के बाद सुन रेहान मुस्कुरा देता है तो तवीज़ मुँह बनाते हुए कहता है, क्या भाभी आप दोनों की सुबह बनी अटकी हुई है अभी तक। तवीज़ कितना बोलते ही अभी उसके कंधे पर हाथ रखकर गंभीर स्वर में कहता है, तवीज़ ये लैला कौन है। अभी कितना पूछने पर तवीज़ की तो सीटी पीटी खुल कर जाती है। वो घबराते हुए कहता है, कोई नहीं भाई, वो तो रेहान तो और भाभी तो बस मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, बस आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, सच्ची। मैं उसके बाद सक बड़ी निगाहों से कहता, सच्ची। तवीज़ जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहता, हाँ भाई सच्ची। तवीज़ का ये हाल एक सूर्य अन्या और रेहान तीनों मुँह दबाकर हंस रहे थे। तभी अन्या के सिर पर दीदी जीजी अपना हाथ रखकर प्यार से कहते, बेटा आपने तो डरा ही दिया था, अब आप कैसा फील कर रही हैं।
अन्या दिग्विजय जी की तरफ मुड़कर हल्की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, लेकिन आपके चेहरे को देख नहीं लग रहा है कि आप ठीक है। कितने थके हुए लग रहे हैं आप, कहीं मेरी चिंता में। दिग्विजय जी अन्या को कहता है, वो क्या है ना बेटा, जब से आप आई हैं आपने ही मेरा ख्याल रखा है, कि अब मुझे अपना ख्याल रखने की आदत नहीं रही। उनकी बात सुन अन्या भी मुस्कुरा देती है। तो रेहान मुँह बनाते हुए कहता है, तो अपना ख्याल रखने के लिए अपने दादी डार्लिंग ले आओ ना, दे दू बाबू। अब मेरी अकेली भाभी कितने को संभालेगी। रेहान की बात सुनकर दिग्विजय जी उससे घूरते हुए कहता है, अपनी भाभी की इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं ले आते अपने लिए बीवी। सबसे ज़्यादा तो अन्य बेटा को तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है, मेरा नहीं। यहाँ दादाजी की ये खट्टी मीठी नोकझोंक देख अन्या मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी नज़रें वहाँ किसी को तलाश रही थी। वहाँ सब थे सिवाय रुद्र के। इनफैक्ट आकाश जी भी दरवाजे से खड़े होकर अन्या को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी अन्य के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। अन्या जो कब से पूरी कमरे में रुद्र को न पाकर काफ़ी मायूस हो गई थी, उसे कल रात की कुछ धुंधली बातें याद आ रही थी। जब वो बेहोश थी तब उसे लगा था कि रुद्र उसके पास है, उससे कुछ उठने के लिए बोल रहा है। उससे वाइफी कहकर पुकारा और अन्या के माथे को छुआ। अन्या ने जब कल अपनी आंखें खोली तो उससे रुद्र की धुंधली सी परछाई दिखी, जिससे उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने महसूस किया, देखा, सुना वो सच था या उसका कोई सपना। लेकिन अब रुद्र को अपने पास न देख अन्या को वो हकीकत सपना लगने लगा। अन्या की नजरें रुद्र की तलाश कर रही थी। ये बात दिग्विजय से छुप नहीं पाई। सब अन्या से मिलकर वहाँ से चले गए। अभी और रेहान हॉस्पिटल में रुके थे। दिग्विजय जी को पता चल चुका था कि कल रात रुद्र घर आया था, लेकिन वो अन्या से मिलने नहीं गया। ये बात दिग्विजय जी की जान पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था उनको रुद्र पर। ही रिमाइंड्स रुद्र's रेस्पॉन्सिबिलिटीज। चौहान मेंशन। रुद्र अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिससे पढ़कर रुद्र को एक राहत की सांस मिलती है। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुलता है। गुस्से से तिल मिलाते हुए दिग्विजय जी अंदर आते हैं। दादाजी को अपने कमरे में देख रुद्र हैरान होकर कहता है, दादाजी आप यहाँ, कोई काम था। दिग्विजय जी इस वक्त काफ़ी गुस्से में थे, इसलिए वो रुद्र की बात का जवाब दिए बिना ही अपनी छड़ी उठाकर एक जोर का उसके पैरों में मारते हुए कहते, मत कहो दादाजी मुझे, तुम जैसा बेदिल इंसान मेरा पोता हो ही नहीं सकता और न कौशल्या का बेटा हो सकता है। लोग तुम्हें पत्थर दिल मानते थे, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पत्थर दिल हो। वहाँ तुम्हारी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और तुम यहाँ सुकून की नींद ले रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसा पत्थर दिल इंसान को पाला है। इसका बिल बनाया कि वो हर मुकाम हासिल कर सके, लेकिन रिश्तों की कदर करना नहीं सिखा पाया। माना कि तुम अन्या को अपनी पत्नी नहीं मानते, जिसके लिए मैंने अब तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन पत्नी के नाते ना सही इंसानियत के नाते तो उससे मिलने आना चाहिए था। रुद्र, आज तुमने मुझे उस मासूम बच्ची से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। रुद्र दिग्विजय जी की बात चुपचाप सिर झुकाए सुन रहा था। रुद्र को शांत देख दिग्विजय जी को गुस्सा और बढ़ गया। वो आदेश देने के लहजे में कहते, रुद्र तुम अन्या को पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि वो रिश्ते में यहाँ रिश्ता जोड़कर आई है, जिस नाते वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब से अगर उसे एक भी खरोच आई तो समझ जाना कि दिग्विजय राय चौहान रुद्र राय चौहान के लिए मर गया। दिग्विजय जी के आखिर शब्द सुन रुद्र हैरान परेशान नजरों से उन्हें देखने लगा। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही दिग्विजय जी अपनी बात कहकर जा चुके थे। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ने अन्या के लिए उससे ऐसे कैसे मजबूर कर सकते हैं। अभी तो रुद्र अपनी ही फीलिंग में उलझा हुआ था कि अब दादाजी का एक अलग फरमान जारी हो गया था। रुद्र काफ़ी परेशान हो गया था। दिग्विजय जी की बात सुन उसे उस छड़ी की मार से ज़्यादा दिग्विजय जी की बातें चुभ रही थी। वो वहीं सोफे में बैठ गया, अपने जज्बात और दिग्विजय जी के फरमान को सोचता रह गया। वहीं दूसरी तरफ रेहान अन्या का काफ़ी ख्याल रख रहा था। हॉस्पिटल में सब दोपहर में वापस से अब अन्या से मिलने आए, लेकिन अब भी अन्या की नज़रें किसी को तलाश रही थी। शाम को डॉक्टर अन्या को चेक करने आए तो उसकी हालत काफ़ी बेटर थी। अन्या ने डॉक्टर के घर जाने की रिक्वेस्ट की, पर डॉक्टर डिक्लाइन कर दिया। सूर्य और रेहान ने सबको मनाकर डॉक्टर से परमिशन लिया और साथ ही काफ़ी सारे प्रोमिसेस भी किए कि वो सब मिलकर अन्या का ध्यान रखेंगे। अभी वो रेहान हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर अन्या को घर ले जाते हैं। कार जैसे ही चौहान मेंशन में एंटर करती है कि अन्या के अंदर वापस से वो डर अन्या को लग रहा था कि रुद्र उससे काफ़ी गुस्सा होगा, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं आया। लेकिन साथ ही उसके जहन में अब तक कल रात की बातें चल रही थी। आखिर वो बात उसके सपने में हुई या हकीकत में? अगर सपना था तो उससे रुद्र को ही क्यों देखा? अपने पापा को देखती जिससे वो काफ़ी करीब थी। आखिर रुद्र ही क्यों उसके दिल और दिमाग में हावी हुए जा रहा था? वो इसी उधेड़पुन में थी कि उसके साइड का दरवाज़ा खुल रेहान अपने हाथ को आगे कर काफ़ी जेंटली वे में कहता है, अभी अंदर चले। अन्य को अभी काफ़ी वीकनेस थी, इसलिए रेहान उससे सहारा देकर अंदर ले जा रहा था। लेकिन हॉल में आते ही रेहान का फ़ोन बजा। ये देख अन्य उससे आंखों में वो ठीक है और खुद से चली जाएगी का इशारा करते हैं, जैसे एकदम बढ़ाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो गिरने को होती है कि कोई छट से उसका हाथ पकड़कर उससे संभाल लेता है। ये कोई और नहीं आकाश जी थे। अन्य उन्हें देखती है और वो काफ़ी प्यार से कहते हैं, अंदर चले। अन्य तो उन्हें देखती ही रह जाती है। आकाश ही संभाल कर अन्य के सोफे पर बैठे हैं। वही रेहान का ये सब देख उसकी आंखें नम हो जाती है। उसके डैड ने आज तक उससे ऐसे नहीं संभाला, लेकिन अन्य के
बढ़ती। वो प्यार देख उसके दिल को काफ़ी खुशी मिल रही थी। आकाशी अन्या को बैठा कर एक नौकर को जूस देने का इशारा करते हैं। वो नौकर जल्दी से जूस का गिलास लेकर आता है। आकाशी खुद उस गिलास को देते हुए अन्या से प्यार से कहते हैं, बेटा चलो अब जल्दी से इसे खत्म कर दो, कितनी कमजोर हो गई हो, इसलिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अन्या तुमने देखती ही रह जाती है। आखिर उसके इस घर में आए लगभग 2 महीनों के बाद आज पहली बार आकाशी ने ऐसा कुछ किया। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका प्यार मिलता देख अन्या को जो आज अपने पापा की याद आ रही थी, अन्या की आंखों में कुछ नमी आ जाती, जिसे देख आकाशी घबराते हुए कहते, बेटा आप ठीक हो ना, आपको कहीं दर्द हो रहा है क्या, हम डॉक्टर को बुलाएं। अन्या झट से नाम में सिर हिलाती है। आकाशी सवालिया नजरों से उसे देखते हैं तो अन्या जूस की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से कहती, मुझे ये नहीं पीना है। अन्या किसी बच्चों वाली हरकत देख रेहान झट से ग्लास आकाशी के हाथ से लेते हुए अन्या के बगल में बैठ हक से कहता है, ऐसे कैसे नहीं पीना, आपको पीना होगा भाभी, आपने भी मुझे बहुत डांट डांट कर जूस पिलाया है, प्रोटीन शेक की जगह। सोच रहा हूँ अब अपना सारा बदला निकालूं। अन्या उसकी बात मुंह बनाते हुए कहती है, तुम मुझसे बदला लोगे रेहान। रेहान कहता है, मौका भी तो आज ही मिला है भाभी, सो कम ऑन जल्दी जल्दी पियो। अन्या को जूस पिलाकर रेहान सबको एक प्राउड स्मेल देता है। देख बीती की रेहान की वो खट्टी मीठी लड़ाई, तभी कुटीस सूर्य की मजेदार बातें, वहाँ सब हंसी खुशी एक दूसरे की खुशियाँ बांट रहे थे। आज पहली बार उनकी हंसी ठिठोली की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जिस घर में हर वक्त खामोशी हुआ करती थी, आज वो खामोशी की रौनक थी। रुद्र जो कुछ मिनट पहले ही घर पहुंचा था, उससे भी ये सब देख रहे एक अलग ही खुशी हो रही थी। आखिर परिवार आज असली मजा में था। वो धीरे कदमों से अंदर आता है। उससे आने की आड़ चढ़ने की नजरें खुद ब खुद सामने चली जाती है। उसकी जैसे ही रुद्र को अपने सामने देखा तो उसका दिल अचानक से धड़क उठा। रुद्र की भी नजरें अन्या से मिली। दोनों को एक साथ एक अलग ही एहसास हुआ, लेकिन अन्या को उस एहसास के साथ रुद्र की पिछली रात की कही गई वो सारी बातें, लेकिन अन्या को उस एहसास के साथ रुद्र की पिछली रात की कही गई वो बातें भी, चुभने वाली बातें भी याद आ जाती है। उसे खुद में एहसास होता है कि जिस फीलिंग को वो जीना चाह रही थी, उस फीलिंग की रुद्र की ज़िंदगी में कोई कदर नहीं है। इसलिए अन्या अपनी नज़र से फेर लेती है, जिसे देख रुद्र के अंदर एक आह उठती। रुद्र अपने कमरे में जाने को हुआ कि तभी दिग्विजय जी की नज़र उस पर पड़ती है। वो अपनी कड़क आवाज़ में उससे रोकते हुए कहते हैं, रुद्र कहाँ जा रहे हो। सबकी नज़र अब रुद्र पर पड़ती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ऊपर की ओर आंखों से इशारा करते कहता है, दादाजी अपने कमरे में। दिग्विजय जी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप अन्या को भी अपने साथ ले जाएं, वो भी थक गई होगी। दिग्विजय जी की बातों में एक कड़कपन के साथ एक वार्निंग थी, रुद्र को अपनी सुबह की बात याद दिलाने की। रुद्र बिना सवाल के अन्या की ओर बढ़ जाता है। अन्या रुद्र के करीब आने से घबराते हुए कहते हैं, नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं बाद में चली जाऊँगी। दिग्विजय जी प्यार से समझाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आपको अभी रेस्ट करने की जरूरत है। देखिए हॉस्पिटल से आने के बाद आप यहीं बैठी हैं। अब तक रुद्र बिल्कुल अन्या के सामने खड़ा हो गया था, इसलिए अन्या एक और कोशिश करते हुए कहती, नहीं दादाजी, मैं ठीक हूँ, मैं 10 मिनट बाद चली जाऊँगी, पक्का रेहान मुझे छोड़ देगा। दिग्विजय जी अन्या पे कुछ सख्ती करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अभी आप जिद न करो। फिर रुद्र से कहते हैं, आप खड़े क्या है रुद्र, अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाएं। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र झुककर अन्या को सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे रुद्र के अचानक गोद में उठाने से अन्या उछक जाती है और ऐसा ही उसके हाथ सीधा रुद्र के गले में लिपट जाते हैं। रुद्र बिना कुछ कहे अन्या को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। सब ये देख मन ही मन खुश हो रहे थे। आखिर दादाजी की सख्ती ही सही, लेकिन रुद्र अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा था। अन्य रुद्र के जाने के बाद सब भी अपने कमरे में चले गए। रुद्र आते ही अन्य से धीरे से अपनी नजरें झुकाते हुए कहती है, यहाँ दादाजी नहीं है, आप मुझे छोड़ सकते हैं। अन्या के ये कहते ही रुद्र के कदम रुक जाते हैं। वो अपना सिर नीचे कर अन्या को देखता है, जो उसकी तरफ देख तक नहीं रहती है। अन्या की ये छोटी छोटी बातें अब रुद्र को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो अपना फीलिंग भी गुस्से से जैसे लहजे में जाहिर करते हुए कहता, अगर छोड़ना होता तो कब का छोड़ देता, लेकिन रुद्रराज चौहान एक बार किसी का हाथ थाम लेता है तो उससे छुड़ाना नामुमकिन है। इतना बोलकर रुद्र सीधा अपने कमरे में चला जाता है। रुद्र की ऐसी उलझी बातें अब अन्या को हैरान कर और परेशान कर रही थी। आखिर रुद्र है क्या जो उसकी समझ से परे है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये नजदीकियाँ रुद्र अन्या को अपनी बाहों में लिए कमरे में आता है, लेकिन जैसे ही वो बेड की तरफ बढ़ता है, अन्या उसे टोकते हुए कहती, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मुझे फ्रेश होना है। अन्या की बात सुन रुद्र अपनी नज़र एक बार फिर अन्या पर डालता है, लेकिन अन्या की नज़रें अब तक झुकी थी। रुद्र को सोचकर अन्या को वैसे ही वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। ये देख अन्या एक पल को शौक हो जाती है, लेकिन रुद्र जब उसे वैसे ही लिए वॉशरूम में एंटर करता है तो वह घबराते हुए कहती, ये आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे यहीं उतार दे, मैं मैनेज कर लूँगी। रुद्र अन्या को वॉशबेसिन के सामने उतारते हुए जेंटल वे में कहता है, तुम इस हाल में नहीं हो कि तुम खुद मैनेज कर सको, मुझे यहीं रुकना होगा तुम्हारी हेल्प के लिए। ये सुन तो अन्या हैरत में रुद्र को देखने लगती है। वो मन में कहती, ये इन्हें क्या हो गया, ये ऐसे बेसमझ जैसी बातें क्यों कर रहे हैं, अब मैं इनके सामने कैसे प्रेस हूँ। अन्या खुद
उसकी सोच में गुम थी। ये देख रुद्र समझ गया कि अन्या को उसके सामने खड़े सोने में परेशानी है, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। वो अन्या को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। दादाजी ने जानबूझकर अन्या के लिए 24 आवर्स नर्स की अपॉइंटमेंट नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे कि अन्या का ख्याल रुद्र रखे और इसी बीच रुद्र को अपनी जिम्मेदारी समझ आ जाए। रुद्र एक नज़र आसपास देखकर पीछे पलट के कहता है, देखो तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। रुद्र का ऐसा रूखा लहजा सुन अन्या को काफ़ी बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर रुद्र का समय इतना ही कीमती है तो वो उसके पास रुककर क्यों बर्बाद कर रहा है। अन्या इस हाल में नहीं थी कि वो कुछ कह सके रुद्र को, इसलिए वो चुप रहती है। वहीं रुद्र के अंदर नरमी भी एक तरफ भाव से बाहर आ रही थी। उसे अपने जज्बात जाहिर करने में बिल्कुल नहीं आता था। वो अन्या की फिक्र के लिए रुका था, लेकिन ये बात वो ठीक से अन्या को जाहिर नहीं कर पा रहा था। रुद्र को जब एहसास हुआ कि अब तक अन्या हिली नहीं है तो वो अपने वैसे ही लहजे में कहता, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं खुद तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुड़ जाऊंगा। रुद्र की ये बात सुनकर अन्या की आंखें फैल जाती है। वो जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इतना बोल अन्या जल्दी से वॉश पेन टेप ऑन कर अपना हाथ धोने लगती है। डॉक्टर ने अन्या को शॉवर लेने से मना किया था, इसलिए वो खुद को क्लीन टॉवल से क्लीन करती है। शॉवर में जाकर बाथ कर्टेन लगा देती है। रुद्र अभी वॉशरूम में था, जिससे अन्या काफ़ी साफ फील कर रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। अन्या ने अपने कपड़े उतारकर खुद को साफ कर लिया, पर जैसे ही उसकी नज़र सेल्फ पड़ जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी नई ड्रेस नहीं लाई, तो टॉवल भी गीला था और सामने रुद्र खड़ा था। ये सब देखकर अन्या असमंजस में पड़ जाती है। अब रुद्र से हेल्प लेने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा अपना सिर निकाल कर रुद्र से कहती है, सुनिए। रुद्र अन्या की आवाज़ सुनकर जैसे ही पलटने वाला होता है, अन्या खुद को उस कर्टन में छुपाते हुए लगभग चिल्लाते हुए, नहीं नहीं नहीं, पीछे मत देखिए। अन्या कैसे कहने पर रुद्र कहता है, जब रोकना ही था तो बुलाया क्यों। अन्या अटकते हुए कहती, जी हाँ, नहीं, वो मैं यहाँ मतलब। अन्या को इसे अटकते हुए सुन रुद्र कहता है, अगर तुम्हारा हाँ नहीं जी का राग खत्म हो गया है तो आगे भी कहो या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। अन्या रुद्र की धमकी सुन जल्दी से कहती है, नहीं, आप वहीं रहे, बस वो मेरी नाइट ड्रेस मुझे लाकर दे दें, जल्दी जल्दी में भूल गई। अन्या की बात सुन रुद्र बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अन्या को तो आगे बताने का मौका तक नहीं दिया। रुद्र अन्या की क्लोजेट खोल बिना ज़्यादा ध्यान दिए वहाँ से एक नई ड्रेस उठाकर जल्दी से वॉशरूम में आ जाता है और बिना अन्या को देखे उसे वो ड्रेस देते हुए कहता है, जल्दी करो, मेरे पास पूरी रात नहीं है। अन्या जब उस ड्रेस को देखती है तो शर्म से उसकी आंखें फैल जाती है। ये एक लाइट पिंक कलर की हॉट नाइटी थी, जिसे देखने से अन्या को शर्म आ रही थी, तो पहनना दूर की बात। अन्या कुछ देर उस नाइटी को देखती है, फिर हिम्मत कर जैसे रुद्र से कुछ कहती है। रुद्र फिर से आवाज़ आती है, जल्दी करो। रुद्र के फिर से कहने पर अन्या कुछ नहीं कह पाती और जल्दी से नाइटी पहन लेती। उसे अब रुद्र के सामने जाने से शर्म आ रही थी। ये नाइटी रिवीलिंग थी। अन्या खुद को छुपाने की कोशिश करती हुई जिससे बाहर आने वाली होती है कि उसकी आंखों के सामने फिर अंधेरा छाने लगता है। वो गिरने ही वाली होती है कि रुद्र ने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी कमर थाम ली। अन्या ने भी डर से अपना चेहरा रुद्र के सीने से टिकाकर उसकी शर्ट को कसकर होल्ड कर लिया। कुछ पल दोनों ऐसे रहे, तभी रुद्र की नज़र अन्या की नाइटी पर जाती है, जिसमें से उसका परफेक्ट फिगर काफ़ी हद तक रिवील हो रहा था। अन्या काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रुद्र खुद को काबू करने की कोशिश करते हुए जल्दी से अन्या को अपनी गोद में उठाकर अन्या अब तक अपना सिर रुद्र के सीने में छुपाया था, जिसका एहसास रुद्र की धड़कन तेज कर रहा था। रुद्र जल्दी से अन्या को बेड पर ले जाता है। अन्या ने अभी भी आंखें बंद कर रखी थी और उसे कसकर पकड़ रखा था। ये देख रुद्र उसके पास ही बैठकर अपने दूसरे हाथ से अन्या के सिर पर हल्के से सहलाते हुए काफ़ी नरमी से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो। रुद्र के कहने पर अन्या को होश आता है और वह जल्दी से उससे अलग होते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अन्या को अपनी हरकत और हालत दोनों पर शर्म आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से रुद्र से मुंह फेर लेती है, पर रुद्र को अन्या की हरकत समझ नहीं आती। उससे अन्या को ऐसे खुद से दूर जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। अन्या जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करती है। रुद्र जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आता है, अन्या जल्दी से अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगती है। रुद्र ने इस वक्त सोल लिया था और सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वो एक टाउल से अपने बाल सुखाते हुए अपने दूसरे हाथ से फ़ोन को चेक कर रहा था। अन्या धीरे से पहले अपनी एक आँख खोलकर सामने खड़े रुद्र को देखती है तो शर्म से अपनी आंखें छट से बंद कर लेती है, लेकिन वो जल्दी दोबारा अपनी दोनों आंखें खोलकर रुद्र को देखने लगती है। उसकी आंखें रुद्र के परफेक्ट एब्स पर फिसलने लगती है। वो इतना फिट और हैंडसम लग रहा था कि अन्या उसमें कहीं खोने लगती है। कुछ पल बाद रुद्र को जब किसी की आंखों की तपिश खुद पर महसूस होती है तो अन्या को देखता है, जो झट से अपनी आंखें बंद कर वापस से सोने का नाटक कर रही थी। रुद्र एक पल अन्या को शांत आवाज़ में कहता है, अगर तुम्हारा नाटक हो गया हो तो उठकर दवाई खा लो। अन्या झट से आंखें खोलती है और रुद्र उसे दवा देकर चुपचाप बेड के दूसरे साइड आ जाता है। जैसे ही बेड पर बैठने वाला होता है, अन्या ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए कहती है, आप यहाँ सोएंगे। रुद्र अन्या का सवाल सुन अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, बेड मेरा है तो मैं यहाँ नहीं तो कहाँ सोऊंगा। रुद्र के इसे कहने पर अन्या सामने पड़े सोफे को देखती है। रुद्र में उसकी नजरों को फॉलो करते हुए सोफे को देखकर कहता, भूल जाओ, मैं वहाँ नहीं सोने वाला। अन्या जल्दी से कहती, मैं सो जाऊंगी, आप यहाँ सो जाएं। अन्या जिससे उठने वाली होती है कि रुद्र बेड पर बैठकर उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे अन्या संभाल नहीं पाती है और सीधा रुद्र के सीने पर गिर जाती। दोनों की सांसें इस पल
काफ़ी तेज हो जाती है। दोनों को एक दूसरे के आलम में काफ़ी सुकून मिल रहा था। रुद्र के हाथ जैसे ही अन्य की बाहों में जकड़ने को होते हैं कि अन्य झट से उसे अलग होकर माफ़ी मांगते हुए कहती, सॉरी सॉरी, मैं गिरना नहीं चाहती थी, वो आपने गिरने दिया। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र अपने दोनों आईब्रो झुकाते हुए उससे देखता है, जिसकी वजह से अन्या को रियलाइज होता है कि वो फ्लो में कुछ और ही बोल रही है। वो खुद को सुधारते हुए कहती, मेरा मतलब है कि वो बस गिर गई, सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रुद्र उसकी बात को इग्नोर करता हुआ सीधे लहजे में कहता है, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई तो चुपचाप यहाँ से सो जाओ। अन्या रुद्र की बात सुनकर मुंह बनाते हुए दूसरी साइड लेट जाती है। रुद्र भी अपना पिल्लो सही करते हुए लेटा ही है कि अन्या फिर बोल पड़ती है, आप ऐसे ही सोएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे। रुद्र अन्या का सवाल सुन खुद को देखता है, उसने अभी तक ऊपर कुछ नहीं पहना था। वो कहता है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अन्या अनकंफर्टेबल होती है लेकिन बोलती नहीं और ना में सिर हिलाते हुए चुपचाप लेट जाती है। वो अपने मन में अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है, कहाँ फंस गई अन्या तो। पहले ये बॉयज़ हॉस्टल, फिर एक इनके साथ रूम शेयर करना पड़ा तो वो ठीक था, लेकिन अब बेड भी, वो भी तो इन्होंने आज आधे कपड़े पहने हैं। रोज़ तो 1000 थान के कपड़े पहनते हैं और इतने अमीर है पर भी फिर भी कपड़ों के बिना सो रहे हैं। इनके अंदर सच में कोई शर्म वरम नहीं है। एक लड़के के साथ वो भी ऐसे, पहले भी तो सोए थे सोफे पर, आज इन्हें ये बेड बड़ा लग रहा है। अरे बेड पर ही सोना था तो मुझे तो सोफे पर जाने दे, पर नहीं, इन्हें तो आज ही सारी अच्छाई दिखानी है। माना बीवी हूँ लेकिन ये काफ़ी अजीब है, कहीं ये रात में मेरे करीब आकर वैसे, नहीं 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 अन्या, ये क्या सोच रही है, ये इतने भी बुरे नहीं है, माना गुस्से वाले हैं पर ऐसे नहीं। अरे ऐसे ही रुद्र के बारे में अपनी राय बना रही थी कि तभी रुद्र उसके करीब आ जाता है और अन्या के ऊपर आते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। ये देख अन्या की आंखें फैल जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी करके रुद्र को देख रही थी। रुद्र अब भी बिना किसी भाव के उससे देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगता है। ये देख अन्या की सांसें ही अटकने लगती। वो न कुछ बोल पा रही थी और न हिल पा रही थी, उसकी तो कैसे आवाज़ ही हलक पर अटक गई थी। रुद्र काफ़ी करीब बढ़ने लगा, इतना कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। अन्या रुद्र की सांसें अपने होठों पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे अलग ही रुद्र उससे किस करने के लिए उसके करीब आ रहा है, लेकिन रुद्र एक पल अन्या को देख उसके साइड की लाइट ऑफ कर अपनी साइड आ जाता है और सोते हुए कहता, अपने ख्वाबों से बाहर आओ और चुपचाप सो जाओ। रुद्र की आवाज़ सुन से अन्या झट से अपनी आंखें खोल सबसे पहले अपने आसपास देखती है। रुद्र को अपनी जगह चैन से सोता देख एक चैन की सांस लेती है और झट से खुद को ब्लिंकर से पूरा कवर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उससे आज रुद्र से एक अलग ही तरह का खौफ आ रहा था। रुद्र उसकी हरकत देख मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता है। कुछ पल के बाद अन्या जल्द ही दवाओं के असर से नींद के आगोश में चली जाती है। जब उसकी गहरी सांस रुद्र के कानों में पड़ती है तो रुद्र अपने साइड का लैंप चलाकर अन्या की तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे से ब्लैंकेट को हटाकर एक नजर प्यारे चेहरे को देख रुद्र अन्या को अपनी बाहों में जकड़कर प्यार से उसके माथे को चूम कानों में फुसफुसाते हुए था, गुड नाइट वाइफ। ही रुद्र की आवाज़ सुन अन्या नींद में ही कुनमुनाते हुए हल्का मुस्कुराकर रुद्र से लिपट जाती है और उससे नई ठाकर लेती है। रुद्र भी उससे जकड़ लेता है। कुछ पल में अन्या के करीब होने से उससे भी सुकून की नींद आ जाती है। रुद्र की अधूरी ख्वाहिश। सुबह का वक्त, चौहान मेंशन। आज चौहान मेंशन के रंग काफ़ी बदले थे। किचन के बाहर सारे नौकर हेरे परेशान खड़े थे। तभी रेहान और तवीज़ के साथ अभी अपने जिम कर बातें करते हुए जा रहे थे कि तवीज़ की नज़र अचानक से किचन के साइड में गई। वो आश्चर्य से कहता, वहाँ क्या हो रहा है? तवीज़ के ऐसे कहने पर अभी और रेहान की नज़र उस ओर गई। वो दोनों भी असमंजस में देखने लगे। घर के सारे नौकर किचन के बाहर काफ़ी परेशान से खड़े थे और साथ ही किचन से बार बार कुछ आवाज़ आ रही थी। अभी उस सारे सर्वेंट्स को देखकर असमंजस में पूछता है, तुम लोग यहाँ कैसे, क्यों खड़े हो? अबे बोल ही रहा था। उससे पहले ही तवीज़ की नज़र किचन में जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और दोनों के कंधे थपथपाते हुए सामने देखने को कहता है। तो इसकी बात सुन रेहान और अभी एक नज़र उसे किचन के विंडोज से अंदर देखते हैं। उनकी भी आंखें हैरानी से फैल जाती क्योंकि आज किचन में सर्वेंट्स की जगह आकाश जी खुद अपने हाथों से कुछ बना रहे थे। उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी वक्त के बाद किचन में काम कर रहे थे। आकाश जी के चेहरे पर परेशानी की जगह एक अलग ही चमक थी। रेहान को अपने आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर आकाश जी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हैं। आज तक तो कभी उन्हें ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखा। रेहान तो शौक में था। उसने तवीज़ को एक जोर की लात मारी जिससे वो सीधा धाम से जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक आह निकल गई। रेहान जमीन पर तवीज़ को देख वापस से आकाश जी को देख कर कहता है, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है। तवीज़ जो रेहान की इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा हो गया था, साथ ही उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहता है, सपने और हकीकत पे भरोसा करवाने के लिए तुझे हमेशा मैं ही क्यों मिलता हूँ? तुझे पता है कितनी जोर की लात मारी तूने मुझे? तवीज़ की बात सुन रेहान दांत दिखाते हुए कहता है, अरे अरे मेरे मजनू, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने सुना है कि प्यार में डूबे आशिक को फिजिकल पेन नहीं होता। रेहान की बात सुन तवीज़ उसे घूरते हुए कहता है, लेकिन वहीं पीछे खड़ा अभय उनकी बात सुन आंखें सिकुड़ते हुए कहते हैं, प्यार में डूबा आशिक? अभी की बात सुन दोनों को याद आता है कि वहाँ अकेले नहीं है और रेहान की बात सुन अभी तवीज़ को ही शक भरी निगाहों से देख रहा था। इसलिए रेहान जल्दी से बात संभालते हुए कहता, अरे भाई आप ये सब छोड़ो ना, ये सुबह सुबह
अठवा अजूबे के बारे में सोचो। क्या आपने कभी उन्हें ऐसे किचन में देखा है पहले कभी? अभी भी सोचते हुए नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं। तभी रेहान को किसी का ख्याल आता है। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अभी और तमीज़ भी आकाश जी को काम करते देख हल्की स्माइल देकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रेहान जल्दी से गार्डन एरिया में आता है, जहाँ दिग्विजय जी काफ़ी आराम से पेपर पढ़ रहे थे और चाय के चुस्की के मजे ले रहे थे। रेहान उनके हाथ से कप और पेपर लेकर जल्दी से साइड में रखकर उनके सामने वाली टेबल पर बैठकर सीरियसली कहता है, क्या दीनू बाबा, आप यहाँ आराम से पेपर पढ़ रहे हो और वहाँ आज घर में 8वां अजूबा हो रहा है। रेहान की हरकत पर पहले तो दिग्विजय जी वो ही चढ़ा कर, लेकिन बाद में उसकी बात सुन सवालिया नजरों से कहते, क्या मतलब? रेहान कहता, अरे आपको पता है दीनू बाबा, आपके सुपुत्र को आज मैंने पहली बार कुकिंग करते देखा, वो भी लगन से। सारे नौकरों तक को बाहर खड़ा कर दिया और खुद में लगे हैं। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी मुस्कुरा देते हैं। उन्हें पहले तो आश्चर्य होता है कि आकाश जी इतने सालों बाद किचन में, लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ समझ में आने लगती है, इसलिए वो हंसते हुए कहते, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? रेहान, आपको नहीं पता, लेकिन आपके पापा बहुत अच्छे कुक हैं। आपकी माँ को उनके हाथों का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जब आपकी माँ रूठ जाती थी तो या कभी बीमार हो जाती थी, तब आकाश जी खुद अपने हाथों से किचन में खाना बनाते थे। रेहान को अपनी मॉम डैड की बॉन्डिंग के बारे में सुन अच्छा भी लगता है और बुरा भी, क्योंकि उसकी वजह से ही उनकी ये बॉन्डिंग अधूरी रह गई। और अपने पिता के इतने कोसने और बोलने पर अब रेहान के दिल में भी यही एक मलाल रह गया कि उसकी माँ की जान उसकी वजह से गई है। लेकिन दिग्विजय जी और रुद्र के कहने पर वो इस बात पर एक मन के कोने में दबा ली थी। रेहान उधर से कहता है, तो बड़ी आज वो किसके लिए खाना बना रहे हैं? माँ तो इतना कहकर रेहान चुप हो गया, उससे कुछ कहा नहीं गया। दिग्विजय जी रेहान की तरफ देखते हैं, जो अपना सिर नीचे कर काफ़ी उदास लग रहा था। दिग्विजय जी उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हारी माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसके जैसा कोई यहाँ आ गया है, जिसे आकाश ने खुद आगे बढ़कर बेटी का रिश्ता जोड़ा है, इसलिए वो आज अपनी बेटी के लिए कुकिंग कर रहा है। वो बीमार है ना। दिग्विजय जी के इससे कहने पर रेहान दर्द भरी मुस्कान बिखेर कर कहता है, दादाजी, भाभी कितनी लकी है, उन्हें कुछ महीनों में ही उनका प्यार मिला और अपनापन भी मिल गया है, जिसके लिए मैं बचपन से तरसा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ भाभी के लिए, उनके आने से सबकी लाइफ पूरी हो गई है। आई विश ये बात भाई को भी जल्दी ही एहसास हो जाए। इतना बोल रेहान वहाँ से चला गया। रेहान इस वक्त काफ़ी मिक्स इमोशन से गुजर रहा था। उसने भी काफ़ी कोशिश की आकाश जी उसे अपना ले, लेकिन वक्त के घाव इतने घेरे होते हैं कि उस छोटी सी रेहान की कोशिश कहीं दबकर रह गई। दिग्विजय जी रेहान के इमोशन समझ रहे थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। बस ये भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वक्त 8 बजा रहा था। अन्य अभी बेड पर रुद्र की से लिपटकर सो रही थी। रुद्र ने भी उससे मजबूरी में बाहों में भर रखा था। दोनों ही काफ़ी सुकून और गहरी नींद में सो रहे थे। रुद्र को वक्त का पता ही नहीं था। आज वो भी वक्त को छोड़ अन्य के करीब सुकून से सो रहा था। सुकून वो जिससे उनसे अपनी पूरी भाग दौड़ की जिंदगी में नहीं मिला। अन्य की नींद कुछ कुनमुनाती है और वो रुद्र को छोड़ नींद में ही पलटी, जिसके एहसास से रुद्र नींद में ही अन्य की कमर पकड़ खुद के काफ़ी करीब चिपक कर वापस सो जाता है। अन्य की नींद कुछ पल के लिए धीरे धीरे खुलती है। वो अपनी पलकें झपकाते हुए एक लंबी सांस लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी की मजबूत बाहों में है। तभी वो कसमसाती और हिलने लगती है। उसकी नज़र खुद के सिर के नीचे तकिया की जगह पर मजबूत बाहें पर जाती है। ये देखो धीरे से अपने पीछे पलटी तो उसकी नींद रुद्र के चमकते चेहरे पर पड़ती है। आज अन्या ने रुद्र को इतने करीब से पहले बार देखा था। फोरहेड जिस पर अभी उसके बाल बिखरे हुए थे, 2 मोतियों जैसी आंखें जो अभी बंद थी, पर उसकी पलकें काफ़ी खूबसूरत थी, लंबी और तीखी नाक जिस पर गुस्सा राज करता है, साथ ही उसके हल्के गुलाबी पतले होठ एंड परफेक्ट जॉलाइन जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अन्य रुद्र के चेहरे की साफनेस और अट्रैक्टिवनेस देख उसमें कहीं खो सी गई। वो उसे खोए हुए अंदाज में धीरे धीरे उसे छूटने पर जैसे ही उसके होठों को छूती है कि अचानक रुद्र की आंखें खुल जाती है। अन्य का हाथ झटके से पकड़ लेता है और उसे देखता है। अन्य रुद्र के इस एक्शन से हैरान होकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो घबराते हुए जैसे उठने की कोशिश करती है। रुद्र उससे को खींचता है, जिससे अन्य सीधा उसके सीने पर गिर जाती है। अन्य के होठ इस वक्त रुद्र के चेस्ट और नेक के बीच टच हुए, जिससे रुद्र को अपनी पूरी बॉडी में एक सनसनी सी महसूस होती है। अन्य इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि वो रुद्र के इतने करीब थी कि यह सब उसके लिए शर्म से भरा था।
अन्य धीरे से अपना सिर उठाती है और उसकी नज़र रुद्र के काले गहरे आंखों से मिलती है। अन्य इतनी घबराई थी कि उसके मुंह से बोल तक नहीं फूट रहे थे। वो सहमी सी बस उससे देख रही थी। रुद्र अपने आईब्रोज गाकर कहता है, क्या कर रही थी तुम? रुद्र के सवाल करने से अन्य खुद को शर्मा से नहीं रोक पाती। वो अटकती हुई कहती, वो मैं कुछ नहीं, मैं। रुद्र अन्य की बात सुन शक भरी निगाहों से कहता, सच्ची? मुझे ऐसे नहीं लग रहा। अन्य रुद्र के सवाल सुन अपनी नजरें चुराते हुए कहते, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं आपको देख रही थी। अन्य फ्लो में कुछ भूल जाती है। रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती, लेकिन अन्य की नज़र उस पर न होने से पहले ही वो देख नहीं पाती। तभी कुछ सोच रुद्र अन्य का हाथ छोड़ अपनी दोनों बाजुओं की पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मेरी नींद में होने का फायदा उठा रही थी। अन्य रुद्र के ऐसी बाहों में जकड़ने से कुछ शक पका गई। वो उसकी आंखों में देख जल्दी से अपना सिर ना मिलाते हुए कहता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रुद्र अपनी भुंडी चढ़ाते हुए कहता, तो फिर कैसा है? अन्य रुद्र के ऐसे कहने पर अपने होठों को छोटे से पाउच में बदलकर कुछ सोचने लगती कि अब क्या जवाब दे। रुद्र की नींद अब उसके होठ पर जाती है, रुद्र की नज़र अब उसके होठ पर जाती है, जो उससे उसमें चूमने का दिल करता है। वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है। इस बात से बेखबर अन्य अपनी बातों में सोच रही थी, पर जैसे ही उसकी नज़र रुद्र के आगे बढ़ने पर गई तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र उसके भोले चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। जैसे वो उन होठों को छूता है कि तभी रुद्र का दरवाजा जोर जोर से नॉक होने लगता है, जिससे रुद्र का ध्यान भटका और उसकी पकड़ अन्य पर कुछ ढीली पड़ गई। अन्य ने भी उस आवाज़ से जैसे ही होश में वो घबराते हुए जल्दी से बेड से वॉशरूम में भाग गई। रुद्र तो बस देखता ही रह गया। उसने अपनी खाली बाएं और अधूरी ख्वाहिश देख दरवाजे में खड़े इंसान पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। दरवाजा वापस से खटकने की आवाज़ से रुद्र गुस्से में बेड से उड़ता है और अपने चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा लिए एक झटके से दरवाजा खोलता है। दरवाजा अभी नॉक हो रहा था। रुद्र गुस्से में जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने रेहान को देख वो अपनी मोतियां कस लेता है ताकि गुस्से को कंट्रोल कर सके, लेकिन उसके चेहरे के भाव रेहान से चुप नहीं पाते हैं, जिससे देख रेहान कुछ डर सा जाता है। वो डरते डरते ही कहता है, आयुष ओके भाई। रुद्र रिलैक्स वे में उससे देख पूछता है, तुम ये पूछने सुबह सुबह मेरे कमरे में आए हो? रुद्र की बात सुन रेहान आश्चर्य से आगे बढ़ उसका माथा छूता है और रुद्र अपने कदम पीछे हटाते हुए उसकी ये अजीब हरकत को घूरता है। रुद्र के एक्सप्रेशन पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए रेहान फिक्र से कहता है, भाई अब तो मुझे सच्ची आपकी फिक्र हो रही है। आज सुबह 8 बजे को सुबह कह रहे हो, आपकी सुबह तो 4 बजे ही होती है। क्या बात है भाई, आज तो आप जिन तक नहीं आए। फिर एक नज़र रुद्र के हालात और बेड को देख कर कहता है, आपको देख लग रहा है कि आप अभी सोकर उठे हो। रेहान की बात सुन रुद्र को रियलाइज होता है कि आज सच में वो काफ़ी ज़्यादा देर तक सो गया था, जो नॉर्मली तो कभी नहीं होता। फिर उसके चेहरे में अन्य का साथ आता है, जिसकी वजह से उससे इतनी अच्छी नींद आई थी। वो सुकून से मन ही मन मुस्कुरा देता है, लेकिन वो रेहान के कोई सवाल का जवाब न देते हुए उसे घूर कर कहता है, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो तुम जा सकते हो। इतना बोल रुद्र रेहान को बाहर जाने का इशारा करके दरवाजा बंद करने को होता है कि रेहान फुर्ती से कमरे के अंदर एंटर कर आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे भाई मैं आपसे मिलने थोड़ी आया था, मैं तो अपनी भाभी को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे ले जाने आया था, उनके लिए एक सरप्राइज है। वैसे भाभी कहाँ है? रेहान अपनी बात कंप्लीट कर चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ाता है। रुद्र को रेहान का ऐसे सुबह सुबह अन्य के बारे में पूछना, साथ ही उसकी वजह से उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाना याद आता है। वो रेहान से कुछ चिढ़ते हुए स्वर में कहता है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि तुम्हें उसे नाश्ते के लिए लेने आना पड़े, अभी वॉशरूम में है, जब आएगी तो मैं बता दूंगा, अब जाओ। रुद्र अपनी बात कहकर रेहान को जाने का इशारा करता है। रेहान को रुद्र का बिहेव काफ़ी अजीब लग रहा था। वो मुंह बनाते हुए कहता, अरे भाई मुझे पता है भाभी बच्ची नहीं है, लेकिन बीमार है, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। और आज आपको क्या हुआ है? आप तो मुझे आज कमरे से ही फेंकने के मूड में हो। रुद्र जो कब से अपने सबर बांध कर रखता है, इसलिए रुद्र बिना कुछ कहे रेहान का हाथ पकड़ उसी कमरे से निकल रहा कहता, तुमने सही कहा। इतना बोल रुद्र दरवाजे जोर से बंद कर देता है। रेहान तो सूख रह जाता है। वैसे ये रेहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रुद्र पहले भी ऐसा कर चुका था। जब भी रेहान अपनी बकवास से रुद्र को परेशान करता तो रुद्र उसे ऐसे ही कमरे से निकाल देता। आज के रुद्र के बिहेव में कुछ अलग ही बात है, जिसकी वजह से सोच में डूब गया और वैसे ही वहाँ से चला गया। रुद्र रेहान को कमरे से निकाल एक चैन की सांस लेता है। वो वॉशरूम की तरफ देखता है, जहाँ से अब तक अन्य बाहर नहीं आई थी। वो कुछ करता उससे पहले ही उसका फ़ोन पर बीप होता है, जिसे देख वो अपने बेड की तरफ बढ़ जाता है और अपने फ़ोन को चेक करते हुए खिड़की की तरफ जाता है। फ़ोन में एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, बॉस काम हो गया है, ऑफ टू 27 डेज। ये पढ़ रुद्र के चेहरे पर एक साफ मुस्कान आ जाती है। वो किसको कॉल करता है?
उधर से 2 रिंग में ही फोन उठ जाता है। रुद्र अपनी रोबदार आवाज में कहता, वेल डन रिवान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब होगा टाइट फॉर डैट, नाउ ही विल गेट इट। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। रिवान भी अपने बॉस के मुंह से तारीफ सुन खुशी से थैंक यू कहता है। रुद्र जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता है, अगर करता है तो सच में उसके काबिल होता है, जो आज रिवान था। रुद्र रिवान से कुछ और जरूरी बातें करता है कि तभी उसके कानों में वॉशरूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है, जिसे सुन वो पीछे पलट कर देखता है। अन्या इस वक्त नहाकर बाहर आ रही थी। आज उसने साड़ी नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग का अनारकली सूट पहना था और साथ ही काफ़ी खूबसूरत सा लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। अन्या खुद को संभाले आ रही थी, इसलिए उसका ध्यान रुद्र पर नहीं था, लेकिन रुद्र का ध्यान अब तो उस पर ही अटका हुआ था। रिवान फोन पर क्या बोल रहा है उसे खुद होश नहीं था। अन्य खुद को संभालकर मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद को संभालने लगती है। रुद्र को अन्य में खोया था। वो जानता था कि वो अन्य की तरफ काफ़ी ज़्यादा खींच रहा था, जिसकी वजह से वो अब तक नहीं सुलझा पाया था। कुछ मिनटों के बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है और उसकी नज़र बेड पर अपने हाथों को देखती अन्य पर जाती है, जो कुछ परेशान नजर आ रही थी। रुद्र अपने वैसे ही बिना किसी भाव के लहजे में पूछता, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रेहान ने तुम्हें नीचे बुलाया नाश्ते के लिए। रुद्र की आवाज़ सुन अन्य उसकी तरफ काफ़ी मासूमियत से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती, वो मेरे हाथों की पट्टी खुल गई है और अब बंद भी नहीं रही है। रुद्र भी अन्य के हाथों को गौर से देखता है, फिर आगे बढ़कर उसके बगल में बैठ मेडिकल बॉक्स से दवाई निकालता है और काफ़ी आहिस्ता अन्य को दवाई लगाकर उसमें पट्टी करता है। अन्य अपने हाथों की जगह सिर्फ रुद्र को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान क्या चीज़ है। पल में गुस्सा, पल में नफरत, पल में गैर और पल में अपनी बातों में इतना तकलीफ पहुंच जाता है कि जीने तक की इच्छा मर जाती है। लेकिन पल में उसका एहसास उसे खुद हौसला देता है। अन्य रुद्र को समझ नहीं पा रही थी। रुद्र अपनी कोई फीलिंग जाहिर ही नहीं करता सिवाय गुस्से और नफरत की, लेकिन उसके नफरत और गुस्से में भी एक अजीब सी कशिश थी, उसे खुद की तरफ खींच रही थी। पर क्या इस बात से अन्य भी अनजान थी? रुद्र अन्य को बिना देखे दवा लगाकर खड़ा होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अन्य सवालिया नजरों से उससे देखते हैं तो रुद्र उससे पकड़ने का इशारा करता है। उसकी आंखों में एक फिक्र दिखाई दे रही थी, जो अन्य को एक सेफ वाली फीलिंग दे रही थी। अन्य भी बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेती है। रुद्र अन्य को संभाल कर नीचे ले जाता है। अन्य अब भी काफ़ी वीक थी, जिससे रिकवर होने में वक्त था। वहीं डाइनिंग एरिया में रेहान आज टेबल पर रखे 4 बाउल को ही कब से देख रहा था। उस बाउल की डिश इतनी खुशबूदार थी कि सबके पेट में भूख ने दस्तक देने लगी थी। रेहान तो काफ़ी उतावला हुए जा रहा था, लेकिन वो उसको खा नहीं पा रहा था। ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि भाभी के लिए स्पेशली बनाई गई थी और ये आकाश जी ने खुद बनाया था। तभी अभी और रेहान चेयर्स पर बैठते हुए कहते हैं, क्या हुआ रेहान, तुम भाभी को लेने गए थे ना, लेकर क्यों नहीं आए? अभी की बात सुन रेहान रुद्र की हरकत याद आ जाती। वो मुंह बनाते हुए कहता, हाँ गया तो था, लेकिन भाई ने भाभी से मिलने से पहले ही मुझे कमरे से बाहर फेंक दिया। काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे थे भाई। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ उन्हें काफ़ी कीमती चीज़ लिया और वो वक्त पर नहीं लौटाया हो, और वक्त से पहले उठने वाला इंसान आज वक्त के साथ सो रहा था। मैंने कभी भी भाई को ऐसे नहीं देखा। रेहान अपने खुद में बोले जा रहा था। वहीं उसकी बात सुना अभय आश्चर्य से उसे देख रहा था, और वहीं उसके बगल में बेटा सूर्य मंद मंद मुस्कुरा था। वो रेहान के सिर पर एक तकलीफ देते हुए कहता है, अरे कभी इससे पहले कभी तेरी भाभी की शादी हुई नहीं थी ना, अब न्यूली मेरिड कपल की सुबह ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। इतना बोल सूर्य जोर से उसका गाल खींचता है, जिससे रेहान की दर्द भरी आह निकल जाती है। तो सूर्य के हाथों से अपना गाल छुड़ा कर कहता है, अरे सूर्य भाई, भाई की शादी को 3 महीने होने को आए हैं, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था, तो फिर? सूर्य रेहान की बात सुन उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लहजे में कहता है, अरे मेरे मुन्ना, अरे शादी को 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन प्यार तो अभी अभी शुरू हुआ है। अभी अभी की नजर सामने पड़ती है। वो सामने देखते हुए कहता है, शुरुआत तो लगता है कब की हो चुकी है, झलक हमें अब दिख रही है। ये बोलते हुए अभी सबको सामने देखने का इशारा करता है। चाहे रुद्र अन्य का हाथ हमें काफ़ी संभाल कर ला रहा था। दिग्विजय जी भी उन्हें साथ देकर काफ़ी खुश थे। दिग्विजय जी अन्य को अपने पास बैठाते हैं। रुद्र भी अन्य के बगल में बैठ जाता है। तभी नौकर आगे बढ़ अन्य को खाना परोसता है। उससे पहले आकाश जी खुद आगे बढ़ अन्य के प्लेट में खाना परोसते हुए कहते, बेटा ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खा के बताओ कैसा बना है। आकाश जी की बात सुन अन्य काफ़ी आश्चर्य सुने सिर उठाकर देखती है, लेकिन पल भर में उनकी आंखों से देख उनकी आंखें नम हो जाती है। उसे आज आकाश जी अपने पापा की छवि नजर आ रही थी। उसके घर में भी जब भी वो बीमार होती थी, उसके पापा ही उसके लिए इतने प्यार से खाना खिलाते थे। वो पल अन्य के लिए काफ़ी कीमती हुआ करता था, और वैसा ही पल उससे इस घर में जीने को मिलता था। अन्य के लिए काफ़ी इमोशनल और कीमती पल था। आकाश जी अन्य की आंखों में नमी देख फिक्र से कहते, क्या हुआ बेटा, आप बिना मेरे हाथों का खाना टेस्ट किए ही रोती है? क्या आपको अपनी डैड पर भरोसा नहीं है कि वो अच्छा खाना नहीं बना सकते?
अन्या उसकी बात सुन जल्दी से नामी सीन लाते हुए कहती, नहीं नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस आज आपको देख पापा की याद आ गई। वो भी मेरे लिए ऐसा ही किया करते थे, पर आपकी तरह कुकिंग नहीं करते थे। इतना बोल अन्या गम में भी मुस्कुरा देती है। आकाश जी खुद अपने हाथों से आगे बढ़ अन्या को खिलाते हैं। अन्या उनका प्यार और अपनापन देख, सच्चा देख मुस्कुरा देती। रेहान को खुशी थी, आखिर उससे नहीं तो किसी और को वो सब मिल रहा है। सब आकाश जी को इतना बदला बिहेव देख के साथ कुछ हैरान भी थे। वहीं रुद्र अब भी बिना किसी भाव के देख रहा था सब कुछ। वो अन्या को देख मन ही मन कुछ सोच रहा था। अन्या की बातें अभी उसके दिमाग में घूम रही थी। खाने के बाद रुद्र बिना किसी को कुछ बताए साइड में जाते हुए किसी को कॉल करते हुए कहता, रिवान चेंज ऑफ प्लान। रेहान की पनिशमेंट। अन्य सब घर वालों का इतना प्यार और अपनापन देख काफ़ी खुश थी। उसे फील ही नहीं हो रहा था कि वो किसी और के घर में है। अब तो आकाश जी ने भी उसे अपना लिया था और अपनी बेटी जैसा प्यार करने लगे थे। आकाश जी अब अन्या को कौशल्या से जुड़ी चीज़ों के बारे में बातें अपने पुराने पलों से रूबरू कराते हैं। उससे वो हर जगह और चीज़ दिखाते जहाँ उनकी कौशल्या की यादें बसती है। अन्या कभी समझ नहीं पाई जो आकाश जी रेहान से इतनी नफरत करते और उससे बात तक नहीं करते। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वो ये सवाल का जवाब आकाश जी से नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उसे डर था अभी अभी जो नाजुक रिश्ता बना है कहीं सवाल से टूट ना जाए। लेकिन अपने दिल की उलझन कहाँ करे उसे समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही दिन बीतते गए अन्या बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इन बीते वक्त में रुद्र का बिहेव अन्या के लिए केयरिंग और नॉर्मल था। अब भी वो ज़्यादातर काम ही रहता था। अन्या तो बस उसे चुप चुप कर बस अडोर करती थी। वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी। शायद वो इन बीते दिनों में अपना और रुद्र का रिश्ता भी भूल गई थी, जो एक मजबूरी में बना हुआ था। एक सुबह अन्या रुद्र के लिए कॉफ़ी कमरे में लेकर जा रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते आकाश जी और रेहान पर जाती है। वो एक पल वहीं रुक जाती है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने से अनजान बनकर गुजर जाते हैं, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है उन दोनों के बीच। लेकिन जाते जाते रेहान जरूर एक बार पलटकर आकाश जी को देखता है। ये बात अन्या को अब अंदर ही अंदर खल रही थी। वो वहाँ से कॉफ़ी लेकर कमरे में आ जाती है। रुद्र कुछ कामों में लगा था। रुद्र बिना देखे अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन अन्या इस बात से बेखबर कॉफ़ी टेबल पर रख देती है। ये देख रुद्र अपनी आंखें उठाकर अन्या को खोया हुआ चेहरा देखता है। वो उसे इतना खोया हुआ परेशान देख अपना लैपटॉप बंद करके उठाते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? अन्या रुद्र की आवाज़ सुन उसकी तरफ मुड़ती हुई कहती, नहीं कुछ नहीं। इतना बोल अन्या जाने को हुई कि रुद्र ने पीछे से उसका हाथ थाम उसे रोकता है। अन्या के शब्द उसके चेहरे से मैच नहीं कर रहे थे। ये देख रुद्र अपनी भूमि से कुटते हुए कहता, आर यू श्योर? अन्या दोबारा उसे देख सोचती है, क्या मैं उनसे ही डायरेक्टली पूछूं आखिर क्या बात है रेहान और डर के बीच में? नहीं अन्या ऐसा मत कर, अभी तो ठीक मूड है, बाद में पता नहीं तेरे सवाल पूछने पर क्या करेंगे। इससे अच्छा है तू दूर रह इनसे। रुद्र फिर कुछ कहता, उससे पहले ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देख रुद्र अन्या का हाथ छोड़कर कुछ साइड होता है और उस मैसेज को पढ़ उसके फेस पर एक टेबल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। फिर वो जल्दी से रियलाइज़ कर जल्दी से अपना फ़ोन पॉकेट में रख वापस से सोफा पर बैठ लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, सुनो कल सुबह हमें निकलना है 2 दिनों के लिए, तो उस हिसाब से तुम अपनी पैकिंग कर लेना। रुद्र के इसे कहने पर अन्या ज़्यादा ध्यान न देते हुए कहती, ठीक है मैं अपना पैकिंग कर दूंगी। इतना बोल अन्या जी से जाने को हुई। रुद्र अपने वैसे ही बैठे बैठे उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा देता है। ये देख अन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रुद्र को देखने लगी। रुद्र अपने एक हाथ से अन्या की कमर को कसते हुए दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे के पास आए बालों को पीछे संवारते हुए काफ़ी दिलकश आवाज़ में कहता है, लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा हम दोनों जा रहे हैं, तो मेरी अकेले की पैकिंग नहीं, हम दोनों की पैकिंग करनी है तुम्हें। रुद्र के ऐसे करने से अन्या शौक हो जाती है। वो अपनी नजरें झुकाए बैठी हुई थी, लेकिन जब उसने रुद्र की बातें सुनी तो वो हैरानी से पूछती, हम दोनों, लेकिन कहाँ और क्यों? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें वहाँ जाकर ही मिलेगा। इतना कह रुद्र अन्या को ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए थे। रुद्र धीरे से आगे बढ़ अपना नोज धीरे से अन्या के गालों को छूता है, जिस एहसास से अन्या की आंखें बंद हो जाती। रुद्र अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों को प्यार से सहलाता है। दोनों को ये नया एहसास काफ़ी मदोस कर रहा था, लेकिन तभी उनके कमरे का दरवाजा झट से खुलता है और रेहान दन दनाते हुए अंदर आते हुए कहता है, यार भाई मुझे। वो इतना ही बोलते हैं रुक जाता है, क्योंकि उसकी नज़र उधर से मिलती है जो उसे घूर रहा था और अन्या ठीक उसके बगल में अपनी नज़र झुकाए खड़ी थी। अन्या ने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से रुद्र के कंधे को धक्का देकर खड़ी हो गई। रुद्र भी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए उसकी पकड़ अन्या पर ढीली पड़ गई। अन्या के चेहरे पर कुछ शर्म, लेकिन रुद्र के चेहरे पर रेहान के लिए गुस्सा था। रुद्र और अन्या को एक नज़र देख रेहान अटकते हुए कहता, आई थिंक मैं गलत वक्त पर आ गया, मैं चलता हूँ बाई। इतना बोल वो जैसे ही मुड़ता है कि एक नौकर आकर अन्या से कहता, मैम आपको दादाजी बुला रहे हैं। अन्या को ये अच्छा मौका दिखता है, इसलिए वो झट से हाँ में सीरियल लाते हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाती। रेहान भी माहौल में ठंडी हवा महसूस कर जल्द से कहता, मुझे भी चलना चाहिए।
इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुआ कि पीछे से रुद्र की कड़क आवाज़ आती है, रेहान वहीं रुक जाओ। रेहान समझ जाता है आज उसकी सामत है, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़कर अपनी पत्ती सी दिखाते हुए कहता है, हाँ भाई आपने मुझे बुलाया। रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर लैपटॉप को बंद कर ऊँट उठाते हुए उसके पास आकर कहता है, कल से 2 दिन तक ऑफिस तुम्हें संभालना है और इस बार ध्यान रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। ये सुन तो रेहान शौक हो जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, भाई भाई मैं ऑफिस कैसे, मैं तो वो इतना ही बोलता है ये रुद्र। उसे घूरते हुए कहता है, कॉलेज 1 हफ्ते के लिए बंद है, इसलिए बहाना बनाने की कोशिश मत करना, वक्त पर कल से ऑफिस पहुंच जाना। इतना बोल रुद्र वहां से निकल जाता है। वही रेहान अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। आज तक रुद्र ने उससे काफी बार ऑफिस जाने के लिए कहा, लेकिन आज तक ऐसे धमकी भरे लहजे में नहीं कहा। और रेहान को यहाँ आने के लिए पछतावा हो रहा था, आखिर वो यहाँ आया ही क्यों। उसका तो रोने का मन कर रहा था। आखिर उसने खुद को ही आ बेल मुझे मार वाली कहावत को सच कर लिया। वही अन्य देवी जी के कमरे में उन्हें मेडिसिन देते हुए कहती, क्या हुआ दादाजी, आप आज क्लब नहीं जा रहे, आपको तो वहाँ जाना अच्छा लगता है। दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए अन्या को अपने पास बैठाते हुए कहते, मैं वहाँ इसलिए नहीं जाता था कि मुझे सबसे मिलना काफ़ी पसंद था, बल्कि इसलिए जाता था वहाँ एक तरह का सुकून था जो इस तरह घर में नहीं मिलता था। लेकिन तुम्हारे आने से वो कमी भी पूरी हो गई। अब तो मुझे लगता है कि मुझे उस क्लब से रिटायर हो जाना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम मेरा वो आधा अधूरा सपना भी पूरा कर दोगी। इतना बोल दिग्विजय जी हंसने लगे। अन्या भी उनकी खुशी में खुश थी, लेकिन उसके लास्ट वाले शब्द का मतलब जानने के लिए सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए पूछती, कौन सी आधी अधूरी सपना दादाजी। दिग्विजय जी खुशी से चकते हुए थे, अरे वही जो मैंने तुम्हें इस घर में तुम्हारे पहले दिन जाहिर किया था, मेरे पर पोते की ख्वाहिश जो अब मुझे जल्दी ही चाहिए। अन्या दिग्विजय जी की बात सुना आश्चर्य से उनकी तरफ देखती है, फिर खुद में शर्म मारते हुए नजरें झुका लेती है। उससे अपनी पोती हुई चीज रुद्र की नदी का याद आती है जो उसके दिल में भी ख्वाहिश जगाने लगती है। वो दादाजी को कुछ इस बारे में कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप वहाँ से चली गई। दिग्विजय जी मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों में रुद्र का बिहेव देख उन्हें भी इस बात की उम्मीद थी कि वो जल्द ही इस ख्वाहिश का दीदार कर लेंगे। सब अपने ख्वाहिशों की दुनिया में थे, लेकिन वहीं रुद्र किसी अलग ही प्लानिंग में था। वो अन्या को लेकर कहीं जा रहा था। कहाँ, इस बात का आइडिया अन्या को बिल्कुल नहीं था। उससे कुछ सोचा था, अब ये अन्या के हक में था या अगेंस्ट, ये तो वक्त ही बताएगा। अन्या रुद्र के साथ बाहर जाने के लिए काफ़ी खुश थी। जब ये बात रेहान और तविश को पता चला तो उन दोनों ने अन्या को ये बोलकर चिढ़ाया कि रुद्र उसे हनीमून के लिए बाहर ले जा रहा है। अन्या भी ये सुन कुछ शर्मा गई। उसे भी रुद्र के कुछ दिनों का बिहेव से कुछ अलग ही फीलिंग खुद के अंदर महसूस होने लगी थी। वो काफ़ी खुशी खुशी पैकिंग करती है। अन्य रात को रुद्र का इंतजार करती है, लेकिन वो रात को घर नहीं आता। एक मैसेज आता है कि सुबह 5 बजे जियान उसे एयरपोर्ट ले जाएगा। ये मैसेज पढ़ वो थोड़ी मायूस हो जाती है। अब उसे डर भी लगने लगा था कि कहीं रुद्र। अन्या ने किया रुद्र को हग। सुबह का समय जियान के साथ अन्या एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। रुद्र अब तक नहीं आया था, न ही उसकी कुछ खबर थी। अन्या की नज़र सिर्फ उसे ही पूरे रास्ते तलाश कर रही थी। उसका दिल रुद्र को न देखकर काफ़ी घबरा रहा था। वो काफ़ी बार जियान से पूछ चुकी थी रुद्र के बारे में, लेकिन जियान उससे हर बार टाल देता। अन्या का ध्यान तो बस रुद्र में ही था, इसलिए उसने फ्लाइट पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर वो कहाँ की फ़्लाइट है और वो कहाँ जा रहे हैं। जब उनकी फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ तो जियान अन्या के पास आता है और काफ़ी रेस्पेक्टफुली कहता है, मैम फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलना चाहिए। जियान के ये कहने पर अन्या घबरा जाती है और घबराई हुई आंखों से उसे देखकर पहुंचती है, लेकिन ये अभी तक आए क्यों नहीं, क्या हम उनके बिना ही जा रहे हैं। अन्या के सवाल पूछने पर जियान अपनी घड़ी को देखकर कहता, नहीं मैम, सर हमारे साथ ही चलेंगे, लेकिन उन्हें आने में कुछ वक्त है, इसलिए आप और मैं अभी बोर्डिंग कर लेते हैं, सर आते ही होंगे। अन्या नाम सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं हम सब साथ ही चलेंगे, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हम वेट करते हैं। जियान कुछ रिक्वेस्टिंग टोन में कहता, नहीं मैम, सर के ऑर्डर है, हमें चलना होगा, आप चिंता नहीं करें, सर आते ही होंगे। जियान की बात सुन अन्या हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ चलने लगती है, लेकिन बार बार अपनी नजरें पीछे मोड़कर सिर्फ रुद्र का रास्ता तक रही थी। जियान अन्या को वीआईपी सीट की तरफ ले जाता है तो उससे वहां बैठाकर बाहर चला जाता है। अन्या तो घबरा रही थी। जब आखिरी बार उसने ऐसे उड़ान भरी थी, कुछ अनजान ही सही, लेकिन ऐसे लोग थे जिससे उसका रिश्ता बन चुका था, लेकिन इस वक्त वो तो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। वो बार बार रास्ते को तक रही थी, आखिर रुद्र कब आएगा। अन्या अपनी नज़र चारों तरफ घुमाती है तो उस वीआईपी एरिया में बिल्कुल अकेली थी। सारे सीट्स बिल्कुल खाली थे। रुद्र ने ही सारे सीट्स बुक कर दी थी, जिस बात की भी अन्या को खबर नहीं थी। अन्या का दिल अब काफ़ी घबरा रहा था। वो जैसे ही उठती है एयर होस्टेज अन्या को सीट बेल्ट लगाने को कहती है, जिसकी वजह से अन्या कहीं नहीं जा सकती थी। अन्या को काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था तो उसे ऐसे ही बीच में छोड़ दिया है। ये सोचकर अन्या की आंखों में आंसू आने लगे। फ्लाइट अब टेक ऑफ होने वाली थी और उसी के साथ अन्या की उम्मीद और हिम्मत भी टूट रही थी। एक बार फिर रुद्र ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन तभी कोई अन्या के बगल वाली सीट पर आकर बैठता है और अपनी सीट बेल्ट लगाता है। अन्या को जैसे ही ये एहसास होता है तो कि कोई उसकी बगल में है तो झट से अपनी भीगी बल्कि उठाकर अपने बगल में देखती है तो वो कोई और नहीं रुद्र था।
ये देख अन्य जल्दी से आगे बढ़कर उसके गले लग जाती है। अन्या के ऐसे सडनली हक करने से रुद्र हैरान रह जाता है। उसे एक झटका लग जाता है। उसके हाथ भी कुछ पल सोचने के बाद वो भी अन्या से लिपट जाते हैं। रुद्र अन्या के इसे करीब होने का एहसास फील कर काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है और अन्या और रुद्र एक दूसरे की बाहों में सुकून से लिपटे थे, लेकिन तभी रुद्र को अन्या की सिसकियों की आवाज़ आती है, जिसे सुन वो काफ़ी घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो जैसे ही अन्या को खुद से दूर करने की कोशिश करता है। अन्या को कस के उससे लिपट कर रोते हुए कहती, कहाँ चले गए थे आप? कितनी देर लगा दी मुझे आप? मुझे लगा आपने फिर से मुझे छोड़ दिया अकेला। अगर आना ही था तो साथ में आते। मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ा? पता है मैं कितना डर गई थी। आपको मेरी कोई कदर ही नहीं है। मेरी फीलिंग्स की भी कोई कदर नहीं करते आप। सच कहते हैं सब आप पर। बिल्कुल पत्थर हो आप। ऐसे कोई अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर जाता है क्या? अब बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। अन्य की शिकायत सुन रुद्र को जरा भी बुरा या गुस्सा नहीं आया, बल्कि उससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी बच्चों वाली शिकायत उससे इतनी खुशी देगी। वो बिना कुछ कहे बस अन्य को अपनी बाहों में लिपटा रखा। उसके बाहरीन चेहरे पर हर छोटी सी ही सही लेकिन मुस्कान थी। उसे आज काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ देर यूँ ही अन्य को महसूस कर रुद्र कब से ऐसे ही लिपटी है और बच्चों जैसी शिकायत कर रही थी। ये सब सोचकर अन्या को अब खुद पर ही शर्म आने लगी थी। वो जैसे ही अलग होने चाहिए, रुद्र ने झटके से उसकी सीट बेल्ट खोल अपनी गोद में बिठा लिया। अन्या तो आवाक सा उसे देखती रही। रुद्र प्यार से उसकी आंखों से बच्चे या आंसू पोंछ कर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ देर में इतना ज़्यादा डर जाओगी। अगर पता होता कि तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अन्या रुद्र का सवाल सुन कुछ नहीं कहती और उसकी गोद से उठने की कोशिश करती है। रुद्र अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए कहता, अब हिलना मत। अगर हिली तो मैं वापस से चला जाऊंगा। रुद्र के इसे कहने पर अन्या वापस से डर जाती है और वो कसमसाना बंद कर देती है। उसकी शर्ट को पकड़कर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेचारी अन्या इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसकी रुद्र की ये बचकानी बातें भी सच लग रही थी। उसने तो ये भी ध्यान नहीं दिया था कि आसमान से उड़ते फ्लाइट से रुद्र उससे छोड़ कहाँ जा सकता है। रुद्र तो अन्या की इस हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। उसने भी खास कसकर उससे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अन्या को पल भर में ही नींद आ जाती है, क्योंकि कल रात वो सो नहीं पाई थी। एक पल भी उसे चैन नहीं मिला था, लेकिन अब वो रुद्र के सीने से लगकर काफ़ी सुकून से सो रही थी। रुद्र को भी अच्छा लग रहा था। ऐसे ही सुकून से जीने के लिए तो रुद्र ने वीआईपी केबिन बुक करा रखा था। अब कोई उससे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। रुद्र अपना सिर नीचे कर अन्या के सोए हुए उस मासूम चेहरे को देखने लगा। आखिर क्या कशिश थी अन्या में, जो उससे देखने भर से रुद्र को सारी परेशानी सुकून के आभास में बदल जाती थी। वो अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाया था, सिवाय इतना कि वो इस सुकून को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहता था और उसे चाहने से पहले कुछ ऐसे काम भी करने हैं जिसके लिए अन्या को अपने साथ ले जा रहा था। रुद्र काफ़ी देर अन्या को यूं ही देखता रहता है। कुछ 1 घंटे के बाद एक एयर होस्टेज आती है और धीरे से रुद्र को फ्लाइट लैंड होने का इशारा करती है। रुद्र को अन्या को उठने का मन नहीं होता, इसलिए वो उसे वैसे ही अपनी बाहों में रखता है। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और अन्या इस बात से बेखबर आराम से सो रही थी। रुद्र भी बिना आवाज़ के अन्या को अपनी बाहों में लेता और वीआईपी एरिया होते हुए अन्या को लेकर कार में बैठ जाता है। कार कुछ ही पलों में एक बड़े से 7 स्टार होटल के आगे रुकती है। अन्या अभी सो रही थी। रुद्र उसे वैसे ही अपनी बाहों में लिए होटल के टॉप फ्लोर पर एक वीआईपी सूट्स में ले जाता है और काफ़ी आराम से उसके बेड पर सुला देता है। वो जैसे ही अलग होने वाला था कि उसकी नज़र अन्य के हाथ पर पड़ती है, जो अब तक रुद्र की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। ये रुद्र के चेहरे पर दिल खुश मुस्कान लाने के लिए काफ़ी था, जो रियली किसी ने आज तक नहीं देखा था। वो एक बार रुद्र अन्या के माथे को छूता है और फिर उसे चूम कर कहता है, वैसे तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं है वाइफी, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन वादा रहा, तुम्हारी आंखें खुलने से पहले मैं तुम्हारे पास होऊंगा। इतना कहकर रुद्र एक बार फिर अन्या के माथों को छूकर उसे आराम से ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र भी जियान को कुछ इशारा करता है। जियान हाँ में सिर हिलाते हुए रुद्र को एक कमरे की ओर इशारा करता है। रुद्र भी हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से उस कमरे में और जाता है। इतना कहकर रुद्र एक बार फिर अन्य के माथे को छूकर उसे आराम से ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र जियान को कुछ इशारा करता है। जियान हाँ में सिर हिलाते हुए रुद्र को एक कमरे की ओर इशारा करता है। रुद्र भी हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से उस कमरे में जाता है। करीब 2 घंटे बाद अन्य की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें सुकून से मसलते हुए एक सुकून भरी मुस्कान बिखेरते हुए आंखें खोलती है, पर जैसे उसकी नज़र ऊपर सीलिंग पर जाती है तो वह हड़बड़ाते हुए उड़ जाती है। वो अपने आसपास एक बार नज़र घुमाती है। ये जगह अन्य के लिए काफ़ी न्यू सा था। दिखने में एक काफ़ी खूबसूरत कमरा था, लेकिन अन्य के लिए अनजान था। अन्या खुद को बड़े से बेड पर देखकर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसे जब तक याद था वो तो रुद्र की बाहों में ही सो रही थी। फिर यहाँ कैसे? रुद्र का ध्यान आते ही अन्या उचक जाती है। आखिर रुद्र उससे वापस छोड़कर कहाँ चला गया? वो हड़बड़ाते हुए उठती है और बाहर जाने वाली होती थी। कमरे का वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। अन्या पलटकर देखती है तो रुद्र अभी शावर लेकर आ रहा था। अन्या झट से आगे बढ़कर एक बार फिर उसके गले लग जाती है। एक पल रुद्र भी उचक जाता है, लेकिन अन्या को देखो शांत सा कुछ पल खड़ा रहकर एक शरारत भरे लहजे में कहता, या तो मैं काफ़ी हैंडसम हो गया हूँ कि तुम मुझे बार बार गले लगाने का बहाना ढूंढ रही हो, या मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। रुद्र की बात सुनकर अन्या घबराते हुए उससे अलग हो जाती है। अन्य की इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो रुद्र से नजरें मिला सके। वो कहती, नहीं मैं
वो आगे कहती है, उससे पहले रुद्र अपने गीले बालों को झटकते हुए कहता, तुम्हारा नहीं, मैं वो का राग मैं कब से सुन रहा हूँ। अभी तुम फ्रेश हो जाओ, लंच पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोल रुद्र वहाँ से अपने कपड़े लेने चेंजिंग रूम में चला जाता है। अनया भी खुद की हरकतों पर चीपते हुए अपना चेहरा खुद के हाथों में छुपाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अब तो उससे सच में खुद पर ही शर्म आ रही थी। कुछ देर बाद अनया भी सावन लेकर बाथरूम पहने बाहर आती है। वो जैसे ही आती है टेबल पर काफी मग पकड़े अपने फोन में ध्यान लगाए रुद्र पर जाती है। वो इस वक्त अन्या को इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि अन्या उसे देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ती है, जो अब भी अपने फोन में देखते हुए कह रहा था, अगर तुम्हारा मुझे देखने से मन भर गया है तो लंच कर सकते हैं। रुद्र की बात सुनकर अन्या काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि फ़ोन में देखते हुए इंसान को कैसे पता चला कि वो उसी को अडोर कर रही थी। वो अपने मन में कहती, सच कहते हैं सब, ये रुद्रराज चौहान की 2 नहीं 10 आंखें हैं, कहीं से कुछ भी देख लेते हैं। अन्या घबराते हुए जल्दी से उसके पास आती है। वो चेयर पर बैठकर नजरें झुकाकर चुपचाप नाश्ता करने लगती है। उसे अपनी कॉफी का सिप लेते हुए बस अन्या को ही देखे जा रहा था। वो अपनी कॉफी खत्म करते हुए उड़ते हुए कहता है, शाम को हमें कहीं जाना है। फिर सामने रखे 2-3 पैकेट की ओर इशारा करते हुए कहता, पैकेट में तुम्हारे लिए शाम के लिए कपड़े हैं, कुछ मिनट में तुम्हारी हेल्प के लिए एक हेल्पर आ जाएगी, वो तुम्हें रेडी कर देगी, बी ऑन टाइम। इतना बोलकर रुद्र जैसे ही जाने लगा, अन्या तुरंत खड़ी होकर पूछती, लेकिन जाना कहाँ है? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता, वो शाम को पता चल जाएगा। इतना बोल रुद्र वहाँ से चला जाता है और अन्या अपनी सोच में डूब जाती है। आखिर रुद्र उसे यहाँ क्यों लाया और वो उससे कहाँ ले जाना चाहता है? सवाल तो काफ़ी थी अन्या के दिल में, लेकिन जवाब सिर्फ शाम होने पर ही मिलेगा। वक्त तो अन्या को बेसब्री बड़े लगती थी।